तो चलो भाई, आई थिंक स्टार्ट हो गई वीडियो। किसी का? ठीक है। तो मैं तुमको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा। है ना, तीसरा लेक्चर तक मैं बना दिया था, चौथे लेक्चर है ये तुम्हारा। तो देखो जरा, हमने क्या देखा था, डिजाइन मिक्स के बारे में देखा था कि डिजाइन कैसे करते हैं कंक्रीट का। जो मिक्स हो, दो तरह का मिक्स होता है, एक तो नॉमिनल मिक्स होता है और दूसरा होता है तुम्हारा क्या, डिजाइन मिक्स। एक मिनट रुको जरा। हाँ, तो हमारे पास कितने तरह का मिक्स होता है? दो तरह का मिक्स होता है, एक नॉमिनल मिक्स और दूसरा कौन सा, डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स का मतलब है जो सेट ऑफ थंब रूल से मिल जाएगा कि 1 किलो उसमें सीमेंट डाल दो, 2 किलो पानी डाल दो। और दूसरा है जो लैब्स वगैरह में प्रॉपर डिजाइन करके बनाया जाता है, उसको हम डिजाइन मिक्स बोलते हैं। ठीक है। रिकॉर्ड वगैरह भी सब हो रहा है ना? ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ तक देख लिया था, तुमको यहाँ तक मैंने समझा दिया था। तो लेक्चर चौथे पर हमको क्या देखना है? ठीक। अच्छा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज है कि हम का जो मिक्सचर है उसको कितना मिलाएं। तुमने देखा होगा, गाड़ी होती है पीछे से ना, घूमती रहती है सड़क पे, जाती रहती है। तो जैसे चलती रहती है वो, जब वो गाड़ी चलती रहती है तुम्हारी, कंक्रीट का जो मिक्सचर होता है वो चलता रहता है, साथ साथ में जो ड्रम्स होता है बड़ा बड़ा, वो घूमता भी रहता है। वो इसलिए घूमता रहता है ताकि क्या हो, जो तुम्हारा मसाला था ना, मसाला जो मतलब तुम्हारा कंक्रीट था, उसके अंदर क्या क्या चीज होती है। उसके अंदर कोर्स एग्रीगेट होगा तुम्हारा, फाइन एग्रीगेट यानी क्या होगा तुम्हारा, सैंड वगैरह होगा। तो जो कोर्स एग्रीगेट हो वो सेटल ना हो जाए, वो सारे की जगह एक जगह इकट्ठे हो गए, तो तुम्हारा कंक्रीट बेकार हो जाएगा। तो इसलिए क्या करता रहता है वो, उसको क्या कहते हैं, घुमाता रहता है, घुमाते रहता है। ठीक। और देखो, जब भी तुमने देखो रोड पर, जो कोई रोड वोड बन रही हो या किसी घर बन रहा होता है, तो एक बड़ा सा ड्राम सा घूम रहा होता है, वही तुम्हारा क्या मिक्सचर है जो कंक्रीट को बनाता है। तो बोला गया है कि जो कंक्रीट को मिक्स करने का टाइम है, वो कम से कम तुम्हारा 2 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए तुम्हारा, 2 मिनट कम से कम वो मिक्सिंग टाइम होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है। चलो आगे। अब हमारा क्या हो जाता है, हमारा है स्ट्रिपिंग टाइम। ठीक। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को हमको क्या कर देना, किसी चीज को उतारना। ठीक। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, फॉर्म वर्क की बात कर रहे हैं। फॉर्म वर्क का मतलब समझो, अगर आसान भाषा में समझो, क्या होता है फॉर्म वर्क का, जब कोई लेंटर वगैरह पड़ता है, आम अगर लेमन लैंग्वेज बोलो तो लेंटर। ठीक है, तो सर तुमने देखा होगा, हमारे यहाँ लेंटर बोलते हैं कि लेंटर डल रहा है ना, पहली मंजिल पर दूसरी मंजिल पर है, देखा है ना यार, जब अपने छत पर ऐसे वो कर देते हैं, है ना, ऐसे जाल बिछाते हैं पहले, फिर बल्ली काटते हैं, फिर इसके ऊपर वो ऐसे वो होते हैं तुम्हारे बोर्ड्स होते हैं, उनको ढकते हैं। उसके बाद फिर क्या, मसाला वसाला डाल देते हैं, उसको लेंटर बोला जाता है तुम्हारा, हमारे इधर तो लेंटर बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये हिसाब है तुम्हारा। तो हम वही क्या है, तुम्हारा फॉर्म वर्क है। फॉर्म वर्क जो तुम्हारा बल्ली हो गई, जैसे मान ले है नहीं, बल्ली हो गई तुम्हारी, उसके ऊपर क्या होगा, तुम्हारा बोर्ड हो गया। ठीक। बीम वगैरह पे साइड साइड में भी कुछ वो लगा देते हैं, कार्डबोर्ड टाइप, मतलब बोर्ड लगा देते हैं। ठीक। एक तरह से खांचा जो होता है तुम्हारा, तो उसी को क्या बोला जाता है, फॉर्म वर्क बोला जाता है। अब वो जो फॉर्म वर्क है ना, उसका भी टाइम है कि मिनिमम पीरियड कितना हो। जैसे मान लो कोई भी तुम्हारा ठेकेदार है, किसी ने, तो मान लो तुमने अपना घर बनाने के लिए दिया, और उसने उस तुम्हारे घर के ऊपर मतलब छत डाली, तो क्या लगाएगा, फॉर्मवर्क लगाएगा। सबसे पहले क्या, बल्ली खड़ी करेगा, उसके ऊपर फिर क्या करेगा, बल्ली के ऊपर ऐसे क्या डालेगा, तुम्हारा शीट डालेगा इसकी, प्लाई लकड़ी वकड़ी की। ठीक। और फिर क्या करेगा, जब सब कुछ सेट हो जाएगा तो उसके बाद फिर जाल बिछाएंगे इसका लोहे का, और फिर उस पर कंक्रीट क्या कर देंगे, पोर कर देंगे। ऐसे ही तो होता है। फिर कुछ दिन क्या रहेंगे, ये बल्ली क्या रहेंगे, बल्ली और ये तुम्हारा जो प्लाईवुड रहेगा, वो कुछ दिन तक लगा रहेगा। ध्यान करो। और तुमने देखा होगा, जो भी ये जो होते हैं ना ठेकेदार वगैरह होते हैं, वो एक बार काम कर जाते हैं, उसके बाद कम से कम फिर 2-3 हफ्ते बाद आते हैं, ताकि मैक्सिमम जितना टाइम में लगाना था वो लग जाए। है ना, वो एकदम 2-3, या फिर वो तो ज्यादा के लिए छोड़ देते हैं, कोई 3-4 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए छोड़ गया, 1 महीने तक छोड़ गया, ऐसे भी होता है तुम्हारा। है ना, तो वही क्या फॉर्म वर्क है। तो अलग अलग तरह का फॉर्म वर्क है, उसके लिए अलग अलग मिनिमम टाइम पीरियड होता है कि कम से कम कितना टाइम इसको देना ही देना होगा। ठीक। जैसे सबसे पहला है तुम्हारा वर्टिकल फॉर्म वर्क आता है। वर्टिकल फॉर्म वर्क का मतलब होता है ऐसे मेंबर जो वर्टिकली होते हैं। वर्टिकल कौन कौन से मेंबर हो गए, सबसे पहला तुम्हारा क्या होगा, कॉलम हो गया। देख कॉलम कुछ इस प्रकार से दिखेगा तुम्हारा, है ना, कॉलम क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से हुआ। तो देख, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, अगर हमको कॉलम बनाना होगा, कॉलम होते हैं ना तुम्हारे, जहां पर जब जब मान लो घर की नींव बनती है तो चारों तरफ कॉलम बनाए जाते हैं।
तो सबसे पहले कॉलम बनाने से पहले क्या बनाना पड़ेगा, इसका खांचा नहीं बनाना पड़ेगा। तो मान ले ये क्या है, तेरा खांचा है। ठीक, ये क्या है, तुम्हारा खांचा है तुम्हारा, इस प्रकार से उसका होगा तुम्हारा बोर्ड, बोर्ड का खांचा होगा तुम्हारा। ठीक, उसके अंदर तुम्हारे यहाँ सरिया जा रहे होंगे, 4 सरिये जा रहे होंगे ऐसे करके। ठीक, और उसके बाद फिर क्या जाएगा, इनके अंदर कंक्रीट भरा जाएगा। कहाँ गया ये, फिर क्या करेंगे इसके अंदर, कंक्रीट क्या कर देंगे, इसके अंदर क्या डाल देंगे, कंक्रीट क्या कर देंगे, पोर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ समय रुकेंगे, और फिर कुछ समय बाद ये जो तुम्हारा खांचा था इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। कि अब ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, जो शेप बनाई थी तुम लोगों ने वो शेप निकल के आ जाएगी। तो यही सारे क्या थे, फॉर्म वर्क थे। अब ये देख कैसे हैं, ये वर्टिकल है तुम्हारे, है ना, ये हॉरिजॉन्टल होता है तुम्हारा, ये वर्टिकल होता है। तो ये क्या है, सारे वर्टिकल फॉर्म वर्क है। तो कॉलम में होगा तुम्हारा वॉल, जो दीवार होती है वो भी कैसी हो तुम्हारी, वो भी वर्टिकल होती है तुम्हारी। और जो बीम होगी, मान ले हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या है, हमारे पास बीम है, हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्या है, बीम है, ये रही मेरे पास बीम। ठीक, अब इसके लिए जो फॉर्म वर्क लगाओगे कुछ इस प्रकार से लगाओगे। अरे सही से बन जाए यार। ठीक, उसके लिए फॉर्म वर्क कैसे लगेगा, कुछ इस प्रकार से लगेगा ना। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्से का फॉर्म वर्क की बात हो रही है। ये वाले के, ये नीचे वाले की बात नहीं हो रही, इसके नीचे वाले की बात नहीं होती है, ये वाले की बात हो रही है, क्योंकि ये क्या वर्टिकल फॉर्म वर्क है। तो ये वाला फॉर्म वर्क हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया तुम्हारा। ठीक, कॉलम का हो गया, वॉल का फॉर्म वर्क हो गया तुम्हारा, और बीम का फॉर्म वर्क हो गया ये वाला। इन सब का मिनिमम पीरियड, कम से कम इनको कितना समय देना है, 16 से 24 घंटे का समय होना चाहिए। सबसे सबसे कम समय किसके अंदर है, वर्टिकल फॉर्मवर्क के अंदर, कॉलम वॉल बीम के अंदर 16 से 24 घंटे कम से कम दोगे, उससे पहले तुमको नहीं हटाना है। उससे पहले अगर तुम हटाते हो तो मामला कच्चा रह सकता है तुम्हारा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलो, अगला क्या है तुम्हारा, सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब हो गया तुम्हारा। ठीक, अब हम बात किस कर रहे हैं, स्लैब की बात कर रहे हैं। स्लैब का, अगर स्लैब को लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ मैं, क्योंकि स्लैब को हम बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, अभी के लिए तुम समझो स्लैब क्या होती है। तुमने देखा होगा पटिया जो होगी तुम्हारी, भाई जहां भी तुम बैठे हो दो तरह की चीज होंगी। या तो देख तुम्हारे सर पर क्या होगा, एक लेंटर पड़ा होगा तुम्हारे, मतलब लेंटर होगा पूरा, है ना। या फिर दूसरा क्या होगा, तुम्हारा गाटर पट्टियां होंगी। गाटर क्या होते हैं, वो नहीं होते टी शेप की लगाई, टी शेप में होंगी लगी हुई ऐसे तुम्हारी कुछ, है ना, टी शेप में लगी होंगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से देखोगे तो ऐसा दिखती हैं ये। ठीक, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। तो गाटर और पटिया होती हैं, पटिया कुछ इस तरीके से होती हैं, जो स्लैब होती है ना, सिल्ली होती है तुम्हारी, कुछ इस प्रकार से होती हैं। तो वही क्या, एक तरह की क्या है, तुम्हारी स्लैब है। ठीक, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर सॉफिट फॉर्म वर्क किसका है, तुम्हारा स्लैब का है। ठीक, तो मान लिया अगर हमारी जो स्लैब है, ठीक, जैसे मान लो तुम लेंटर डाला, तो तुमने क्या लगाओगे, तुम इस तरीके से फट्टा लगाओगे, एक उसका लकड़ी का फट्टा लगाओ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैं इसको इधर कर दूं अगर होता है तो, मेरा कैमरे का वो जो है, यहाँ देखता हूँ अगर होता है तो, पता नहीं मुझे होता है नहीं होता है। तो मान लो तुम फॉर्मवर्क लगाओ कुछ ऐसा, स्लैब के नीचे इस तरीके से फॉर्मवर्क लगेगा तुम्हारा। ठीक, इसको ऊपर तो पोर करोगे, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा ना तुम्हारा। तो जब देखो, अगर स्लैब पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म पर जो जो तुम्हारा बोर्ड बोर्ड है उसको हटा रहे हैं, तो उसका मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, कम से कम 3 दिन का होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म वर्क 16 से 24 घंटे, फिर क्या, अगर तुम्हारा सॉफ्ट फॉर्म वर्क किसका होगा, तुम्हारा स्लैब का होगा, वो उनका मिनिमम समय कितना होना चाहिए, 3 दिन का होना चाहिए। उसके बाद तुरंत प्रोप क्या कर दोगे, तुम फिक्स कर दोगे। मतलब क्या था, अगर मान लीजिए हमने क्या बोर्ड लगा रखा है, उसके नीचे ऐसे वो भी तो होंगे, डंडे भी तो होंगे। अब ऐसे बांस भी तो लगे होंगे बहुत सारे। तो बांस या जो तुम्हारे वो लकड़ी के होते हैं तुम्हारे, है ना, लकड़ी वगैरह वाले होते हैं तुम्हारे, बम्बू टाइप के जो होते हैं तुम्हारे। हम्म, वो भी लग रखा होगा तुम्हारा। ठीक, तो जैसे ही तुम इसको हटाओगे, तो ऐसा नहीं है तुमको पूरा ही मामला हटा देना, ये भी हटा दिया और ये भी हटा, ये तो हटाया, ये ऊपर वाले ये भी हटा दिया। ऐसा नहीं करना तुमको, इसको इन ये हटाने हैं तुमको, ये डंडे वगैरह हटाने हैं। और उसके बाद ये तुमको पूरा फॉर्मवर्क हटाना है, और फिर से उसको क्या लगा देना है, इसको प्रोप बोला जाता है, जो होते हैं ना वर्टिकल, ये डंडे टाइप के होते हैं, इनको प्रोप बोला जाता है। तो ऊपर वाला हटा दो मामला, लेकिन तुमको प्रोप तुरंत लगाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है तुमने सारा कुछ हटा दिया। ठीक, अब ये कब हटेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर दूसरा क्या आता है, सॉफिट किसका है तुम्हारा, फॉर्मवर्क टू बीम आता है। देखो जो बीम होगी कुछ इस प्रकार से होगी तुम्हारी बीम, इस प्रकार से कुछ दिखेगी तुम्हारी 3D के अंदर बीम ऐसे दिखेगी। ठीक, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये जो नीचे वाला हिस्सा है तुम्हारा, मैं इसको शो कर रहा हूँ ऐसे, तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा होगा, इसके नीचे भी तो एक फट्टा आ रहा होगा, इसके नीचे एक ऐसा फट्टा आ रहा होगा। और इसके नीचे क्या लग रही होंगी तुम्हारी, ऐसे वो लग रही होंगी तुम्हारी, डंडे लग रहे होंगे तुम्हारे, बांस बांस के जिसके भी हों। ठीक, तो तुम डंडे को हटाओगे इन तीनों को, इस वाले फॉर्मवर्क को क्या निकाल लोगे, बाहर निकाल लोगे तुम।
और फिर से तुरंत क्या लगा दोगे, डंडे लगा दोगे। अब तो ये किसकी बात होती है तुम्हारी, सोफिट फॉर्मवर्क टू बीम के बारे में बात हो रही है। उनका मिनिमम टाइम कितना होगा, 7 दिन होगा, कम से कम 7 दिन देना है तुम्हारा। स्लैब के अंदर कितना होना चाहिए तुम्हारा, 3 दिन होना चाहिए तुम्हारा, और बीम के अंदर कितना होना चाहिए तुम्हारा, 7 दिन होना चाहिए। इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक भी हो सकती है, क्योंकि देखो जो स्लैब होती है हमारी, वो कुछ इस प्रकार से होती है। उसकी कुछ लंबाई एक्स में कुछ लंबाई है, और कुछ लंबाई तुम्हारी वाई के अंदर है। दोनों की जो लेंथ होती है लगभग लगभग क्या होती है, आसपास होती है, आसपास हो सकती है, या मतलब कोई ज्यादा तुम्हारा बड़ा डिफरेंस नहीं आता। मान ले हमारी जो लंबाई है इसकी, वो कितनी होगी तुम्हारी, 4 हो गई, और ये कितनी होगी तुम्हारी, 3 होगी, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 2 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 8 ले लो, ऐसे ही तो होगा तुम्हारा, ऐसे ही होगा। लेकिन जब तुम बीम के बारे में पढ़ोगे तो बीम तो कुछ इस प्रकार से दिखेगी तुम्हारी, यानी एक जो लेंथ होगी डायमेंशन, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी, और डायमेंशन क्या होगी, बहुत क्या होगी, कम होगी। तो जब क्या करेगा, अगर तुमने तुमने इस पे से होमवर्क हटाया, तो ये क्या है, मजबूत है, क्योंकि देखो दोनों साइड क्या है, एकदम से क्या है, इक्वल इक्वल है। तो इसलिए इसको ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, 3 दिन के समय में ही काम हो जाएगा। लेकिन देख इसमें क्या होगा, तुम्हारा सैगिंग आ जाएगी तुम्हारी। ऐसा याद कर लो तुम, मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ, रीजन भी यही है, वैसे भी है ना, ये भी रीजन है तुम्हारा। तो देख इसका क्या है, एक लेंथ क्या होगा, बहुत ज्यादा लंबी है तुम्हारी, तो क्या करेगा, ये सैग करने लगेगा, झूलने लगेगा। तो इसलिए हम इसको क्या देते हैं, 7 दिन देते हैं। याद कर लो, तुम्हारा स्लैब के लिए कितना हो गया, तुम्हारा 3 दिन हो गया, और सॉफिट फॉर्म पर बीम के लिए क्या होगा तुम्हारा, 7 दिन हो गया, और तुरंत ही क्या लगाने पड़ेंगे, प्रोप लगाने पड़ेंगे, बात खत्म। अगले पर चलो। फिर बात क्या आती थी, मैंने बताया तुमको, फ्रेमवर्क, जैसे ही फ्रेमवर्क हटाएंगे तुम्हारा, ठीक, उसके तुरंत बाद हमको प्रोप लगाने पड़ते हैं। अब कुछ टाइम बाद हमको प्रोप हटाने भी तो पड़ेंगे, वो जो डंडे थे तुम्हारे लकड़ी के, उनको हटाओगे तुम लोग, ठीक। तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे, स्लैब के पे बात करेंगे। इसके अंदर दो केस बनेंगे के स्लैब के अंदर। एक तो फॉर्मवर्क वाला केस था, फॉर्म वाले केस के अंदर 3 दिन तुमको देने हैं, बीम वाले के अंदर कितने देने, 7 दिन देने हैं। प्रोप टू स्लैब जो होगा तुम्हारा, प्रोप टू स्लैब के अंदर क्या बनेंगे, दो केस बनेंगे। पहला केस कौन सा है, कि अगर स्लैब का जो स्पैन है, स्पैन का मतलब होता है उसकी जो लेंथ है, अगर स्पैन की लेंथ 4 मीटर तक है, अगर स्पैन की लेंथ 4 मीटर तक है, तो तुमको कितने दिन का समय देना है, कम से कम 7 दिन का समय देना है। अगर स्पैन की लेंथ 4.5 से ऊपर चली जाती है, इसका मतलब जो तुम्हारी स्लैब है, जो तुम्हारी स्लैब है, ये वाली जो स्लैब बनाई थी तुमने इतनी बड़ी वाली, उसकी अगर लेंथ 4.5 से एक्सीड कर जाती है, तो तुमको 14 दिन देने पड़ेंगे कम से कम। तुम तुरंत नहीं हटा सकते उनको, प्रोप को। तुमको होमवर्क हटाने के बाद भी कम से कम तुमको वो जो प्रोप थे, उनको 14 दिन रखना पड़ेगा, ऐसा समझो। तो 4.5 पे कितना, 7 दिन, और 4.5 से ऊपर होंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा, 14 दिन हो जाएगा तुम्हारा। फिर क्या आता है तुम्हारा, देखो, फिर आता है तुम्हारा, हम बीम और आर्च के बारे में बात करते हैं, ठीक। बीम और आर्क्स के बारे में बात करते हैं, क्या होगा तुम्हारा, बीम वाले के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉफिट हटा, उसके बाद फिर से क्या प्रोप लगाएंगे। अब प्रोप के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, वहां पर क्या था तुम्हारा, जो लेंथ का क्राइटेरिया था वो 4.5 तक, इसके अंदर स्लैब के अंदर, बीम के अंदर कितना होता है, 6 मीटर होता है। इसका मतलब अगर तुम्हारी बीम 6 मीटर तक है, तो तुमको कितने दिन तक रखनी पड़ेगी, 14 दिन तक रखनी पड़ेगी। लेकिन जो अगर जो बीम है उसकी जो लंबाई है, कुछ ज्यादा देर चल रहा हूँ क्या मैं, थोड़ा सा मंदा चलता हूँ, ठीक। तो जो तुम्हारी बीम है, अगर उसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर से ऊपर चली जाती है, तो हमको कितना देना पड़ेगा, 21 दिन तक हमको मिनिमम रखना पड़ेगा, उससे कम हम बात नहीं बनेगी। समझ के बाद को फटाफट से रिवाइज करूं भाई, हमारे पास क्या क्या थे। सबसे पहला था हमारे पास कि जो भी वर्टिकल फॉर्मवर्क होंगे, जैसे क्या हो गए, वॉल हो गई तुम्हारा, कॉलम हो गया, और जो तुम्हारा बीम का वर्टिकल वाला हिस्सा हो गया, उनके लिए 16 से 24 घंटा हो गया। फिर क्या तुम्हारा स्लैब थी, स्लैब के अंदर अगर तुम 100 फीट फॉर्मवर्क हटा रहे हो, तो कितने दिन देने पड़ेंगे तुमको, कम से कम 3 दिन देना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि वो क्या थी, दोनों डायमेंशन उसकी लगभग लगभग बराबर होती हैं, तो सपोर्ट कर लेगी अपने आप, तो उसको ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, 3 दिन देना पड़ेगा। फिर क्या तुम्हारा 100 फीट फॉर्मवर्क किस हटा रहे हैं, अगर बीम से हटा रहे हैं, बीम अगर ऐसे दिख रही है, उसके नीचे वाली जो साइड होगी, उससे अगर हटा रहे हैं, तो वो झूल सकती है, तो उसको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, यानी कितना तुम्हारा, 7 दिन का समय देना पड़ेगा। फिर जैसे हम होमवर्क हटाते हैं, तो तुरंत बाद क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं। तो प्रोप हटाने के लिए क्या क्या समय होगा, सबसे पहली बात ये किसकी आती है, तुम्हारी स्लैब के बारे में आती है। स्लैब के अंदर क्या होगा तुम्हारा, स्लैब से अगर हमको क्या हटाने, प्रोप हटाने हैं, तो 4.5 मीटर वाला लेंथ का क्राइटेरिया, यानी 4.5 मीटर तक है, तो हमको कितने देने पड़ेंगे, 7 दिन रखना पड़ेगा। अगर 4.5 मीटर से ऊपर हो गए, तो हमको 14 दिन पर जाना पड़ेगा। फिर अगला क्या है तुम्हारा, ये वाला केस, प्रोप बीम।
ड्रॉप किस में हटा रहे हैं, बीम के अंदर और आर्च के अंदर अगर हटा रहे हैं, और 6 मीटर इसका क्या है, लेंथ का क्राइटेरिया है। यानी 6 मीटर तक होगा तो हमको कितना रखना पड़ेगा, 14 दिन तक रखना पड़ेगा। और अगर 6 मीटर से ऊपर होगा तो हमको 21 दिन तक रखना पड़ेगा। ये मैं तुमसे बोलूंगा, इस लेक्चर को क्या करना, सुबह शाम जैसे तुम, जैसे मान लो कहीं जिम जा रहे हो या फिर कहीं वॉक करने जा रहे हो, तो इसको ऑडियो फॉर्म में इसको कान में सुनते रहो। ठीक। जैसे मैं मुझे पढ़ाने दो, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाना, डीप में पढ़ाने दो। जैसे ही तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा, जब मुझे लगेगा कि लगभग मैं अच्छे उस मैंने पढ़ा दिया है, मतलब मान लो 10 लेक्चर के जितना मैंने पढ़ा दिया है, तो उसके बाद एक मैं तुमको एक ऑडियो फॉर्म में सुनने लायक मैं क्या बनाऊंगा, एक वो बनाऊंगा तुमको, एक लेक्चर बनाऊंगा जिसको तुम कभी भी किसी भी टाइम कान में लगा के सुन सकते हो। और उसको क्या करना है तुमको, जितनी बार तुम सुन सकते हो उसको, जितनी बार सुन सकते हो उतनी बार सुनना। 50 बार सुन, 40 बार सुन, बार 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 सुन। तभी क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक। अब ये तरीका देखो, तुमको लग रहा होगा कि क्या अजीब तरीका है, ऐसे ही चीजें याद होती हैं। अगर तुमको लगे कि भाई ये क्या तरीका है, तो मैं तुमको, एक सर हैं, उनका तरीका है, मुझे बहुत बढ़िया लगा, इसलिए मैं नाम लूंगा उनका, कुमार गौरव सर, है ना। कुमार गौरव सर, तुम सर्च करना, उत्कर्ष क्लासेस के हैं तुम्हारे कुमार गौरव सर। करंट अफेयर हो गया या फिर जो स्टैटिक जीके है, वो इस तरीके से पढ़ाते हैं। अपना लेक्चर पढ़ा दिया, उसके बाद फिर क्या है, उनका गायत्री मंत्र करके है कुछ, जो भी चीज है ना उसका कुछ गायत्री मंत्र बना रखा है 10 मिनट का। अब जब भी करंट अफेयर स्टार्ट होता है, 6:30 बजे उनकी क्लास होती है, और हमेशा 2 साल 3 साल से लगातार ले रहे हैं। ठीक। तो करंट अफेयर देखना है तो वहां से देखो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। तो जब करंट अफेयर स्टार्ट होगा ना, उससे 10 मिनट पहले डेली क्या चलेगा, तुम्हारा गायत्री मंत्र चलेगा। गायत्री मंत्र के अंदर क्या होगा, कुछ जैसे मान लो कुछ देश की राजधानियां हो गई, तो जल्दी से वो क्या कराते हैं, चीजों को रिवाइज कराते हैं। अब एक ही चीज हमको कम से कम 3 3 बार, 4 4 बार, एक हफ्ते में 3 3 बार 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 देखनी पड़ती है ना, क्योंकि चल रही है, देखनी पड़ेगी। वो चीज रट गई है हमको। ऐसे ही चीज याद करनी पड़ती है। इनका कोई, अभी ये लिखा है 6 मीटर तक है तो 14 दिन देने पड़ेंगे, इसका कोई लॉजिक थोड़ी है। मैं तुमको फिजिक्स लगा के थोड़ी समझाऊंगा कि इसके अंदर 6 मीटर आया तो इसकी 14 दिन की वैल्यू कैसे आई। याद करना है तो करना है भाई, रटना पड़ेगा ये। बार 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 देखेगा, बार बार सुनेगा ना, अपने आप याद हो जाएगी, तो उसकी टेंशन मतलब। जब मुझे पढ़ाने दो, अभी डीप में पढ़ाने दो, जैसे ही खत्म होगा, शॉर्ट में क्या करूंगा, रिवाइज कराऊंगा उसको। बस तुमको बार बार यूट्यूब पे लगा के सुनना है, बस तुमको अपना आप याद हो जाएगा, उसकी गारंटी मेरी है। ठीक है। अभी तुम चलो आगे तक बस। ठीक। अच्छा, 6 मीटर तक कितना होगा तुम्हारा, 14 दिन का। और अगर 6 मीटर से अगर ऊपर होगा तो हमको क्या देना पड़ेगा, 21 देना पड़ेगा। इसका एक चीज और है, ये IS 456 2000 के हिसाब से 2000 टेबल के अंदर कुछ चीज क्या हुई है, ऐड हुई है। अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक। मैं उसको ऐड करके मैं तुमको पढ़ा दूंगा। अभी के लिए कोई जरूरी नहीं है ना, अभी किसी ने उससे कोई सवाल पूछा है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा उसको, है ना, ऐड कर दूंगा बाद में, जब हमारा चीज खत्म हो जाएगी थोड़ी सी। मैं बता दूंगा तुमको, अभी के लिए उसको दिमाग से निकाल दो, क्या कह रहा हूँ मुझे भूल जाओ। ठीक। चल आगे। फिर देख क्या है तुम्हारा मिनिमम क्यूरिंग पीरियड है किसका, तुम्हारा मिनिमम क्यूरिंग पीरियड है किसका, तुम्हारा सीमेंट्स का। क्यूरिंग का मतलब होता है तराई, तराई बोलते हैं, जैसे पापा लोग बोलते हैं कि भाई हमने क्या करा आज, मान लो सीढ़ी डली है तुम्हारी, उसके बाद फिर क्या करो, तराई करके आओ, है ना, पाइप पाइप लेके फ्रेश तराई करते हो तुम लोग। तो देखो जरा, सबसे पहला है तुम्हारा ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर मिनिमम टाइम क्यूरिंग कितनी होगी, कम से कम 7 दिन। देख कोई भी सीमेंट हो, तुम्हारा जो घर में सीमेंट आता है वो ओपीसी आता है तुम्हारा, ऐसा तो है नहीं तुम एडमिक्सचर वगैरह मिला रहे हो तो ओपीसी है। तो तुम याद ध्यान रखना, कभी तुम भी अपना घर बनवाओगे, है ना, कभी भी कुछ ना कुछ तो बनेगा ही तुम्हारा भी, है ना, लैंडर डले कुछ भी डले, तो कम से कम तुमको 7 दिन तक उसके अंदर तराई करनी ही करनी है। 7 दिन से कम नहीं रखना है, क्योंकि ये आईएस कोड कहता है। अगर तुम 7 दिन से कम रख रहे हो तो अपना तुम नुकसान कर रहे हो। ठीक। तुम्हारा जितनी स्ट्रेंथ के लिए तुमने वो चीज बनाई थी, उतनी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो पाएगी, लंबे साल तक नहीं चलेगा, फिर खराब हो जाएगा। तो कम से कम तुमको कोई भी तरह का हो, तो कम से कम तुमको 7 तो देना है, किसके लिए, 7 दिन की तैयारी होनी चाहिए ओपीसी के लिए। फिर अगर तुम्हारा ड्राई कंडीशन है, हॉट वेदर कंडीशन, मान लो बहुत गर्मी का समय है, कड़क धूप है तुम्हारी, जो अप्रैल मई का टाइम है, उस टाइम पर तुमने कुछ छत वत बनवाई अपनी, तो वहां पर तराई होती है, पानी वानी भर देते हैं। तो उस दिन के अंदर, उस टाइम पर तुम्हारा क्या, तुम्हारी 10 दिन तक तराई करनी पड़ेगी। क्योंकि गर्मी क्या है, ज्यादा है, तुम पानी डालोगे, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो सूख जाएगा तुम्हारा पानी। वो पानी क्या होगा तुम्हारा, हाइड्रेशन जो प्रोसेस थी उसके अंदर
पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और सीमेंट अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। इसलिए हॉट वेदर कंडीशन के अंदर, ड्राई कंडीशन के अंदर 10 दिन की मिनिमम क्यूरिंग होनी चाहिए तुम्हारी। फिर आता है मिनरल और एडमिक्सचर ब्लेंडेड सीमेंट। अगर कोई ऐसा सीमेंट है जिसके अंदर हमने एडमिक्सचर या मिनरल एडमिक्सचर मिला रखा है, तो हमको क्या करना है, कम से कम तो 10 दिन की होनी चाहिए, और हम उसको 14 दिन तक बढ़ा भी सकते हैं, 14 दिन तक बढ़ा सकते हैं अगर हमने मिनरल एडमिक्सचर वगैरह इसमें डाल रखा है तो। बात हो गई यहाँ से खत्म, ठीक। फिर अगला हमारा टॉपिक चलता है, देखो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है तुम्हारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैं बिल्कुल बेसिक से बात लेके चलूंगा तुम्हारा। याद करो 11th क्लास तुम्हारी, अगर तुमने 11th क्लास पढ़ी हो, है ना, पढ़ी होगी मेरे हिसाब से, शायद सभी पढ़ते हैं, डिप्लोमा वाला भी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। हाँ, तो मेनली अगर तुमने पढ़ी है तो देखो ध्यान से देखो। हमारा जो चैप्टर था 11th क्लास के अंदर फिजिक्स का, अगर नहीं पढ़ी है तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक, 11th क्लास का चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ते थे, वहां पर चैप्टर था हमारे एक ऐसा। उसके अंदर क्या होता है तुम्हारा, स्ट्रेस के बारे में बात थी, स्ट्रेन के बारे में बात थी। ये तो पता है स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है। देख प्रेशर क्या होता है तुम्हारा, जो प्रेशर होता है वो क्या होता है तुम्हारा, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। ठीक, और जो जो स्ट्रेस होता है तुम्हारा, स्ट्रेस ध्यान करो, स्ट्रेस भी क्या होता है, इतनी बात तो देखो पता होगी तुमको, बिल्कुल तो गधे नहीं होगे तुम लोग भी। स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो बता प्रेशर भी फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन में एरिया, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा। स्ट्रेस जो प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल एक्सटर्नल परपेंडिकुलर फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है, एक्सटर्नल फोर्स होती है। लेकिन जो स्ट्रेस होता है यहाँ पर कौन सी फोर्स आती है तुम्हारी, इंटरनल फोर्स आती है। ये बात होगी तुम्हारी। फिर हमने क्या देखा था, उस चैप्टर में क्या होता है, स्ट्रेन होता था। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, यहाँ पर किसकी बात होती है, लेंथ की बात होती थी। तो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन होता था। दो चीजें हमने देखी थी। फिर वहां पर एक हुक्स लॉ होता था, तुमने देखा होगा हुक्स लॉ। ठीक, हुक्स, अभी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने भाई, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग का मेरे को कोई वो आइडिया नहीं है, कि हो सकता है गलत हो। ठीक, हुक्स लॉ क्या है, तो कहता है तुम्हारा कि जो स्ट्रेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी तुम्हारी, स्ट्रेन की होगी, बट एट इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस जो होगा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। याद करो तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता था, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो हम ग्राफ बनाया करते थे। ये क्या होगा तुम्हारा, स्ट्रेस हो गया तुम्हारा, और यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, स्ट्रेन हो गई। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता था, अगर तुम थोड़ा सा भी रिकॉल कर पा रहे हो। अब रिकॉल करने का टाइम नहीं है, अब तो ध्यान रखना है तुमको ये वाली चीज, ठीक। कुछ इस प्रकार से तुम्हारा क्या आता था, तुम्हारा ग्राफ कुछ करके आता था। ये क्या होता, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट होता था, ये फ्रैक्चर पॉइंट होता था। यहाँ पर क्या होती तुम्हारी, नेकिंग होती थी, और यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता था। ये वाला जो पॉइंट होता है ये क्या होता तुम्हारा, इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट होता तुम्हारा। ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में होती थी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्ट्रेन है। याद करो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। इस जगह पर इस टाइम पर कांस्टेंट क्या लगा तुम्हारा, ई। तो स्ट्रेस जो हुआ तुम्हारा वो किसके बराबर हुआ तुम्हारा, ई टाइम्स किसके, स्ट्रेन के बराबर हुआ। ठीक, अब हमने क्या लिखा, ई को, ई क्या है तुम्हारा, एक कांस्टेंट है। इसी को बोला जाता है क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी ई को क्या बोला गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला गया, यानी क्या, स्ट्रेस अपॉन में कितना, स्ट्रेन बोला गया हमारा। ठीक है, अब स्ट्रेस क्या होता है तुम्हारा, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन में एल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एल अपॉन में ए डेल्टा, ए डेल्टा एल, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर हम तुमको पता लगेगा जो स्ट्रेस होती है ना, जो स्ट्रेस होती है वो, सॉरी, जो मॉडुलस वेलोसिटी होती है वो भी तीन तरह की होती है। अगर रिकॉल कर पा रहे हो, तीन तरह की होती है ये भी। ठीक, एक क्या होता है तुम्हारा, एक होता है कौन सा मॉडुलस, यंग मॉडुलस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यंग मॉडुलस। फिर क्या होता है तुम्हारा, एक होता है तुम्हारा शेयर मॉडुलस। एक कौन सा मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस या मॉडुलस रिजिडिटी। और फिर तीसरा हुआ करता था तुम्हारा क्या, बल्क मॉडुलस, यानी जिसको शो करते पीटा से। इसको गामा से शो किया करते थे, इसको किससे शो किया करते थे, ईटा से शो किया करते थे, और इसको बल्क मॉडुलस को बीटा से शो किया करते थे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमको आरसीसी के अंदर कौन सा मॉडुलस के बारे में पढ़ना है, सिर्फ यंग मॉडुलस के बारे में हमको पढ़ना है। अब हमको बात करनी है किसकी, यंग मॉडुलस के बारे में बात करनी है। ठीक, तो हमारा जो ईसी है तुम्हारा, वो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, अब कॉन्क्रीट है तुम्हारा। ठीक, वहां पर हम किसके लिए पढ़ते थे, स्टील का यंग मॉडुलस पढ़ते थे। स्ट्रेस को, स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है, स्टील के लिए होता था। ठीक, यहाँ पर किसके लिए बात करनी है हमको, कंक्रीट के लिए बात करनी है। तो ध्यान रखो हर चीज का यंग मॉडुलस होता है। ठीक, कंक्रीट का भी होता है तुम्हारा, स्टील का भी होता है। मैंने बताया था कंक्रीट का यंग मॉडुलस और स्टील का यंग मॉडुलस जो होती है,
वो लगभग क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए हम कंक्रीट के साथ स्टील को लेते हैं, ना कि कॉपर या एल्यूमिनियम, इन सबको नहीं लेते। ठीक है। अच्छा, तुमको अगर ध्यान दो तो एक बात दिखेगी। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने लगूं, टेन थीटा की वैल्यू निकालने लगूं, तो बताओ कैसे लिखूंगा। थीटा के आगे क्या होता है, टेन थीटा लिख रहे हो तो सामने वाला क्या होगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर हुआ। ये क्या, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर में क्या स्ट्रेस आ गई, भाई ये क्या है तुम्हारा, स्ट्रेन आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन लिख देंगे हम। ठीक। तो तुमको कोई पूछे यंग मॉडल्स क्या देता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का, वो क्या देता है तुमको। हाँ, जो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ जो होता है तुम्हारा, उसका जो स्लोप होती है वो क्या देता है, यंग मॉडल्स देता है। तो देख, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, टेन थीटा स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन आया, और यही कहता है यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग मॉडल्स नहीं, मॉडुलस इलास्टिसिटी है। हमको इसके बारे में बात करना है तुमको, यंग मॉडल्स के बारे में बात करना है। एक बार यंग मॉडल्स को भी मैं बता देता हूँ अच्छे से क्या होता है। यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या होगा, गामा हो गया। किसी भी मॉडल्स हो, कोई भी मॉडल्स हो, उसका बेसिक फंडा होता है, स्ट्रेस को क्या कर दो, स्ट्रेन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तुमको मॉडल्स पता लग जाएगा। मॉडुलस वेलोसिटी क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। यंग मॉडुलस एक ऐसा मॉडुलस होता है जहां पर जो स्ट्रेस होता है वो कौन सा स्ट्रेस होता है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लिख लेना है। ठीक। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वही क्या होता है तुम्हारा, यंग मॉडुलस होता है। ठीक। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर ने, पूरे सब्जेक्ट के अंदर, आरसीसी के अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ यंग मॉडुलस के बारे में बात करेंगे। बाकी बल्क मॉडुलस, मॉडल ऑफ रिजिडिटी हमारा कोई ज्यादा काम नहीं आएगा। कहीं कहीं पर पॉइजन रेशियो जो होगा वो काम आएगा, जब जरूरत होगी मैं उसको पढ़ा दूंगा। ठीक है। चलो आगे। ठीक है। अब देखो हमको क्या पढ़ना है, मॉडुलस ऑफ फ्लासिडी पढ़ना है, जो कि क्या है तुम्हारा यंग मॉडुलस है। उसको क्या क्या तरीके मेजर करने के, दो तरीके हैं। एक तो क्या है तुम्हारा टेंजेंट मॉडुलस होगा, एक क्या होगा, सीकेंट मॉडुलस होगा। तो मॉडुलस फ्लासिडी आरसीसी के अंदर दो तरह की होती है तुम्हारी, एक तो टेंजेंट मॉडुलस होता है, एक सीकेंट मॉडुलस होता है। एक मॉडुलस और आएगा तुम्हारा, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, और भी सारे आएंगे, बताता चलूंगा। अभी के लिए समझो, एक टेंजेंट मॉडुलस हो गया, और एक क्या होगा तुम्हारा, सीकेंट मॉडुलस हो गया। ठीक। और देखो एक एक करके बात करते हैं इन पर क्या क्या होता है। सबसे पहला है तुम्हारा टेंजेंट मॉडुलस। टेंजेंट मॉडुलस का नाम सुन के समझ में आ रहा है तुमको, टेंजेंट एक ऐसा मॉडुलस जो टेंजेंट के कारण बन रहा होगा। ठीक। तो देखो तुम ना, ध्यान से अगर देखो तो क्या करो, मैं यहाँ पर बनाऊं उसको, देखो तुम्हारा जो ग्राफ आता है, मान लो तुमने कोई मटेरियल का ग्राफ लिया। ठीक है। कुछ कुछ इस प्रकार से ग्राफ आया तुम्हारा, ऐसे ग्राफ आया मान लो। ठीक, कंक्रीट का ग्राफ जो होता है ना, वो इस प्रकार से आता है। यहाँ पर क्या होगा तेरा, स्ट्रेस होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस होगा, और यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, स्ट्रेन होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, टेंजेंट मॉडुलस है। टेंजेंट मॉडुलस का मतलब ये है कि तुम क्या करो, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, इस कर्व पे कोई भी पॉइंट पकड़ लो, माने मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, और उस पर क्या बना, टेंजेंट बना दो यूं करके, ऐसे करके टेंजेंट बना दो। ठीक। अब इस टेंजेंट का एंगल नाप लो, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल प्लान खींचो, इसका एंगल नाप लो। यही जो मॉडुलस है वही क्या है तुम्हारा, टेंजेंट मॉडुलस है। अबे मॉडुलस थीटा ही तो होता था तुम्हारा, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन का वैल्यू होता था, टेन थीटा की वैल्यू ही तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है तुम्हारी। तो टेंजेंट मॉडुलस यहाँ आ गए। अगर तुमसे कोई बोले कि यहाँ पर निकालो टेंजेंट मॉडुलस, तो क्या करेंगे, एक पॉइंट डालेंगे, और इस वाले पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, एक टेंजेंट मारेंगे। टेंजेंट पता है ना, एक ऐसी रेखा जो किसी बिंदु को छू कर जाती है किसी कर्व पर, वो क्या होगा तुम्हारा, टेंजेंट होती है। तो इसका थीटा ये हो गया, तो इसका टेंजेंट मॉडुलस ये हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसमें क्या करना है तुमको, जो भी पॉइंट, जिस भी पॉइंट पर तुमको क्या चाहिए, टेंजेंट मॉडुलस चाहिए, उस वाले पॉइंट पर क्या बना दो, टेंजेंट मार दो, और उस टेंजेंट का तुम एंगल देख लो, उसकी स्लोप देख लो, तुमको टेंजेंट मॉडुलस पता लग जाएगा। अगला बात करेंगे किसकी, सीकेंट मॉडुलस की। ठीक। सीकेंट मॉडुलस का देखो सिंपल मामला है। हाँ, इसको मैं हटा देता हूँ जरा, इसको मैं हटाता हूँ। देखो, अब मान लो मुझे क्या निकालना है, पूरी हट गया, दोबारा बना देता हूँ उसको, ये ऐसा है मामला। ठीक। अब मेरे को क्या निकालना है, सीकेंट मॉडुलस देखना है। ठीक। ध्यान से देखना, टेंजेंट मॉडुलस का है, तो कहीं पर भी पॉइंट मार दो, कहीं पर टेंजेंट मार दो, उसका एंगल नाप लो, टेंजेंट मॉडुलस पता लग गया। सीकेंट मॉडुलस क्या होगा, कर्व पर कहीं भी एक पॉइंट धर दो, कोई भी पॉइंट धर दो। मान ले मैंने धर दिया यहाँ पर पॉइंट धर दिया, ये धर दिया। ठीक। अब मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालना, सीकेंट मॉडुलस निकालना है।
इस पॉइंट पर निकालना। मान ली ये वाला मेरा पॉइंट, इसका नाम दे दिया मैंने, पी दे दिया। ये क्या है, मेरा ओरिजिन है। ठीक। तो तुमको क्या करना है, सीकंड मॉडुलस अगर निकालना है तो तुम क्या करो, ये वाला जो पॉइंट जहाँ पर तुमको निकालना है और ये वाला ओरिजिन, यहाँ से क्या खींच दो, दोनों के बीच में एक लाइन खींच दो यूं करके। दोनों के बीच में लाइन खींच दो। इस लाइन का जो थीटा होगा वही क्या होगा तुम्हारा, सीकंड मॉडुलस होगा तुम्हारा। वही वाली जो स्लोप होगी ना तुम्हारी, वही क्या होगा तुम्हारा, सीकंड मॉडुलस होगा। समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है। आगे चलो, देखो लिखा है लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन द कर्व टू द ओरिजिन। जो भी तुम्हारा कोई भी पॉइंट है उसको लाइन जॉइन कर दो, किससे, ओरिजिन से। जो मॉडुलस मिलेगा, जो थीटा मिलेगा, स्लोप मिलेगा, वही क्या होगा तुम्हारा, सेकंड मॉडुलस हो जाएगा। ठीक। अब देखो अगली बात, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर। ठीक। इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर हम देखेंगे तो ई सीकेंड और ई टेंजेंट क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। देखो तुमको बताया था जो ग्राफ होता है, मैं इसका थोड़ा वो बदल लेता हूँ, ये लो वाइट ले लेता हूँ। ठीक। तुमको बताया होगा जो कर्व होता है कुछ इस प्रकार से जाता है। सबसे पहले तो ऐसे जाता है, स्ट्रेस डायरेक्टली उससे स्ट्रेन होता है। कुछ इस प्रकार से चढ़ता है और फिर कुछ ऐसे चला जाता है, कुछ ऐसे ही मान लो ना। शुरू शुरू में क्या होता है तुम्हारा, एक लीनियर ग्राफ होता है तुम्हारा। अगर मान लो ये बात कह रहा है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट देखो, इलास्टिक लिमिट का पॉइंट कहीं यहाँ पर आता था तुम्हारा, यहाँ पर क्या आता था, इलास्टिक लिमिट का पॉइंट आता था। ये बोल रहा है अगर इलास्टिक लिमिट तक ही हम क्या ले लें, ये बोल रहा है कि इलास्टिक लिमिट तक जो तुम्हारा ई टेंजेंट आता है और जो ई सीकेंट आता है, टेंजेंट मॉडुलस इलास्टिसिटी और सीकेंट मॉडुलस इलास्टिसिटी, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तुम खुद ही सोच के देखो, इस वाले पॉइंट से तुमको टेंजेंट बनानी है तो बना के देखो जरा। इस वाले पॉइंट पर क्या लगाओ, तुम टेंजेंट लगाओ, हरे वाले से, हरे साइन से बनाता हूँ क्या मैं, टेंजेंट। ये मैंने टेंजेंट बना दी इसकी। ठीक है। अब तुमको देखो, मैं ले लेता हूँ वोयलेट कलर का ले लेता हूँ। ये किसके लिए है तुम्हारा, ये टेंजेंट मॉडुलस के लिए था। ये क्या बना रहा हूँ मैं, अब की बार सीकेंड मॉडुलस बना रहा हूँ। सीकेंड मॉडुलस बनाना है तो मुझे इस वाले पॉइंट पर एक, इस वाली जगह पर एक पॉइंट रखना पड़ेगा। उस वाले पॉइंट को किससे मिलाना पड़ेगा, ओरिजिन से एक लाइन खींचनी पड़ेगी यूं करके। अब तुम बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल एक ही दिशा में जा रही है। बता, जितनी लाइन का एंगल ये वाला बनेगा, जितना एंगल, उतना ही एंगल तुम्हारा इस वाली लाइन का बनेगा, हरी वाली लाइन का बनेगा। सेम ही तो बनेगा। इसका मतलब है कि इनिशियल इनिशियल पॉइंट पर, यानी इलास्टिक लिमिट तक, अगर तुम कोई भी टेंजेंट मॉडुलस निकाल रहे हो या सीकेंट मॉडुलस निकाल रहे हो, दोनों का जो थीटा आता है वो क्या आता है, एकदम बराबर बराबर आता है। दोनों की वैल्यू क्या आती है तुम्हारी, इक्वल आती है। तुम खुद देख भी सकते हो। ठीक। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसकी वैल्यू एक, इसकी वैल्यू दी हुई है, किसने दी है, आईएस कोड ने दिया। आईएस कोड मैंने बताया था तुमको। आईएस कोड ने बोला है कि इसकी जो वैल्यू आती है ना, वो तुमको ध्यान करनी है, वो होती है इज इक्वल टू 5000 √FC के। ये इन लोगों ने ही बना के दिए, तुमको चुपचाप इसको यहाँ ध्यान करना है। ठीक। आईएस कोड के अंदर जो फॉर्मूले हैं उनके अंदर ज्यादा वो नहीं करनी है, बकवासबाजी कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। तुमको बस मुंह बंद करके वो चीज ध्यान रखनी है बस। ठीक। तो कितना होता है, मॉडुलस वेलोसिटी किसने बताया, ये कोड ने बताया। कंक्रीट के लिए कितना होता है, 5000 √FC के। FC के बताया तुमको, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अगर तुमको बोले कि मॉडुलस वेलोसिटी निकाल किसकी, हर ग्रेड की कंक्रीट के लिए मॉडुलस वेलोसिटी उसकी अलग अलग होगी। M25 का अगर मैं बोलूँ मॉडुलस वेलोसिटी निकालो तो कैसे निकालोगे, M25, FC के क्या है, 25 है, 25 की जगह क्या रख दो तुम, FC की जगह 25 रख दो। √25 कितना हुआ, 5 हुआ। 5 किससे हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25, यानी 25,000 क्या आ जाएगी उसकी, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी N/mm² के अंदर। यहाँ तक क्लियर है बात? चलो आगे। अगर आप बात किसके करें, प्लास्टिक जोन के अंदर बात करें, तुमको ध्यान होगा हमारा जब चैप्टर होता था 11th क्लास वाला, जब तुमने पढ़ा होगा, तो वहां पर तुमने देखा होगा दो जोन होते हैं, एक तो इलास्टिक जोन, एक प्लास्टिक जोन। इलास्टिक जोन का मतलब होता है, मान लो तुमने किसी बॉडी को स्ट्रेच करा और स्ट्रेच करने के बाद वो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हुई, जैसे तुमने उसको क्या करा, छोड़ा, वो पीछे क्या कर जाएगी, दोबारा अपनी इनिशियल वैल्यू पर चली जाएगी। वो क्या था, हमारा इलास्टिक जोन था। इलास्टिक जोन के अंदर क्या आता है तुम्हारा, किसी बॉडी को तुमने खींचा और खींचा और खींचा, अब वो क्या आई, अब वो क्या हुई तुम्हारी, पीछे तो आई, ठीक है, साइन आई वो। ठीक। ये क्या है तुम्हारा, पीछे तो आई वो बॉडी तुम्हारी, लेकिन क्या रहेगा, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आके यहाँ पर रह गई। इसका मतलब उसके अंदर क्या आ गया, कुछ प्लास्टिक
प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आ गई तुम्हारी, यानी वो प्लास्टिक जोन में आ चुकी है। ठीक है। तो देखो ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता है और बाद में कुछ इस प्रकार से होता है। कुछ टाइम बाद किस में चला जाता है, प्लास्टिक जोन के अंदर चला जाता है। तो अगर प्लास्टिक जोन के अंदर देखें तो देखो प्लास्टिक जोन के अंदर टेंजेंट मॉडुलस हो गया तुम्हारा, और सीकेंट मॉडुलस की जो वैल्यू होती है अलग अलग होती है। इस वाले पॉइंट पर अगर निकालो क्या, टेंजेंट मॉडुलस निकालो, तो ऐसे करके हमने क्या एक टेंजेंट मार दी। ठीक है। तो इसका एंगल नाप लिया हमने, ये क्या होगा, ई टेंजेंट हो गया। अगर सीकेंट देखना है तो कैसे नापेंगे, इस वाले पॉइंट को ओरिजिन वाले पॉइंट से क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे, ये गुलाबी रंग वाली लाइन खींच दी, और इसका एंगल नाप लेंगे। देखो इस वाले ये वाला एंगल ई टेंजेंट का एंगल और ई सेकंड का एंगल अलग अलग है। इसका मतलब इलास्टिक जोन के अंदर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक या इलास्टिक लिमिट तक दोनों की जो टेंजेंट की वैल्यू होती है तुम्हारी, मॉडुलस वेलोसिटी की वैल्यू बराबर बराबर होती है। जैसे प्लास्टिक जोन के अंदर घुसता है, ई टेंजेंट की वैल्यू ई सेकंड की वैल्यू क्या क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक। अगर तुमको निकालना है क्या, ई सेकंड की वैल्यू निकालनी है तो टोटल स्ट्रेस, ठीक, टू द टोटल स्ट्रेन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, टोटल स्ट्रेस को टोटल स्ट्रेन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर देखो तुमको ई टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तुम क्या करो, कितना स्ट्रेस के अंदर क्या आया, चेंज आया है, छोटी सी क्या आएगा, एक छोटा सा तुम्हारा कर्व आया कुछ इस प्रकार से यूं करके आएगा तुम्हारा। तो देखो कितना ऊपर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का चेंज कितना होगा तुम्हारा, छोटा सा ट्राइंगल बनेगा तुम्हारा। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी तुम्हारी, डी वाई होगी तुम्हारी। ठीक। और ऐसे ही छोटी सी क्या बनेगी, ऐसे लेंथ बनेगी तुम्हारी, ये क्या होगी तुम्हारी, डी एक्स होगी। तो ई टेंजेंट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी तुम्हारी, डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगी ई टेंजेंट की वैल्यू। ठीक है, इसको नोट करना। तो टेंजेंट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गई। इसी को बोला जाता है रेशियो फ्यूचर वैल्यू बोला जाता है, ई टेंजेंट को ही क्या बोला जाता है, रेशियो फ्यूचर वैल्यू बोला जाता है। इसी सेकंड का कैसे निकलेगा फॉर्मूला, टोटल स्ट्रेस अप्लाइड टू द टोटल स्ट्रेन डेवलप करके तुम ई सेकंड का फॉर्मूला निकाल सकते हो। आगे देखो कोड सजेस्टेड वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, कोड ने क्या सजेस्ट करी है वैल्यू, कंक्रीट की मॉडुलस वेलोसिटी कितना होता है, 5000 रूट एफ सी के होता है। ठीक। ये क्या होता है, एक तरह का सीकेंड मॉडुलस होता है, ध्यान करना, जो ईसी की वैल्यू 5000 रूट एफ सी की आई है वो एक तरह क्या होता है, सीकेंड मॉडुलस होता है। सीकेंड मॉडुलस पता है ना, किसी भी कर्व पे जाओ, कोई भी पॉइंट रखो, उस पॉइंट को कर्व ओरिजिन से क्या कर दो, लाइन लगाओ और फिर उसको नाप लो। ठीक। वही क्या होगा तुम्हारा सीकेंड मॉडुलस होगा। लेकिन इसने बोला है वो सेकंड मॉडुलस कहाँ पर मिलता है, एफ सी के बाय थ्री स्ट्रेस पर मिलता है। आप सुनो जरा, मैंने शायद ग्राफ इसका बना रखा है। तो देखिए ये तुमको पता होगा, यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा ग्राफ जो होता है हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में होता है, ये क्या होगा तुम्हारा स्ट्रेस हो गया, और ये क्या होगा तुम्हारा स्ट्रेन होगा, दोनों के बीच में होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या होता है, ग्राफ होता है तुम्हारा। ठीक। अब यहाँ पर देख, ये जो सबसे वाला जो पीक वाली होती है ना, कंक्रीट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये किसके लिए ग्राफ है तुम्हारा, कंक्रीट की ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता है। अरे माइल्ड स्टील के लिए, स्टील स्टील के लिए कुछ इस प्रकार से जाता है। हर मटेरियल के लिए जो ग्राफ होता है अलग अलग तरीके से जाता है। तो तुमको ध्यान रखना है, कंक्रीट के लिए जो ग्राफ जाता है ना, कुछ इस प्रकार से जाता है। ठीक। अच्छा, इसका जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, पीक वाला पॉइंट, वहां पर क्या मिलता है तुमको, एफ सी के मिलता है। एफ सी के का मतलब होता है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर दे सकता है, उससे आगे स्ट्रेंथ नहीं दे सकते है ना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, तो पता है तुमको। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस एफ सी के से क्या जाओ तुम लोग, नीचे चले जाओ, कितना नीचे जाओ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगेगा। इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, तीन होता है, यानी तीन करना, इसकी वैल्यू को क्या कर दो, कम कर दो। एफ सी के का तीन, एक तिहाई कितना हुआ, एफ सी के बाई थ्री। इससे क्या करो, इस स्ट्रेंथ से क्या करो, तीन गुना नीचे जाओ तुम, एफ सी के बाद थ्री पर जाओ, चले गए। ठीक। उस वाले पॉइंट से इस वाले कर्व पर एक क्या डालो, हॉरिजॉन्टल लाइन डालो यूं करके। ठीक। अच्छा, यहाँ पर डली लाइन, और हमको पता लग गया ये वाली लाइन इस वाले कर्व को इस वाले पॉइंट पर काट रही है। इस वाले पॉइंट को क्या कर लिया हमने, नोट कर लिया। ठीक, नोट कर लिया मतलब हमने मार्क कर दिया, यूं करके ले बाय मार्क कर दिया मैंने। ठीक। अब क्या कर, ओरिजिन पकड़ और इस वाले पॉइंट को पकड़, और हमने क्या लगा दिया, ऐसे करके एक लाइन लगा दी। ठीक। अब इसको क्या कर लो, नाप लो। अब ये जो तुम्हारा मॉडुलस आता है ना तुम्हारा, स्ट्रेस की वैल्यू एफ सी के बाई थ्री पर जो कर्व पे हम प्रोजेक्शन करते हैं उस टाइम पर जो तुम्हारा वो आता है, मॉडुलस आता है, उसी को बोला जाता है तुम्हारा क्या, ई सी। तो बात पता लग गई तुम्हारी। ई सी क्या है तुम्हारा, सीकेंड मॉडुलस है। सीकेंड मॉडुलस कब मिलता है तुम्हारा, एफ सी के बाई थ्री पर मिलता है, बहुत जरूरी वाली बात है, तो फिर से ध्यान करो। सेकंड मॉडुलस हो गया तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा, इसी होता है, इसी की वैल्यू 5000 रूट एफ सी की होती है तुम्हारी। ठीक। इसी को स्टैटिक मॉडुलस वेलोसिटी या कि शॉर्ट टर्म मॉडुलस वेलोसिटी बोलते हैं क्या, स्टैटिक मॉडुलस वेलोसिटी
या फिर शॉर्ट टर्म मॉडुलस वेलोसिटी होता है। कब मिलता है? स्ट्रेस की वैल्यू जब क्या हो तुम्हारा एफ सी के बाय 3 हो जाए, तब हमको सीकेंड मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी मिलता है। ठीक है। तो इसके दो नाम है तुम्हारा, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी या फिर शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम है। इसकी वैल्यू किसके द्वारा दी जाती है? तुम्हारी आइस कोड के द्वारा दी जाती है। ठीक। अब हम इस टॉपिक के खात्मे पर हैं बिल्कुल। ठीक। अब देखो अगला अगला क्या चीज बताएं तुमको। हमने ग्राफ बनाया किस किस के बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमने क्या ग्राफ बनाया। अभी तक हमने कितने तुम्हारे मॉडल्स पढ़े? मैंने तुमको दो मॉडल्स पढ़ाए। ठीक है, कौन कौन से मॉडल्स? एक सेकंड मॉडल्स, एक क्या टेंजेंट मॉडल्स। टेंजेंट मॉडल्स कहीं भी कर्व पे पॉइंट धरो और उस पर लाइन खींच दो, एंगल नाप लो, टेंजेंट मॉडल्स पता लग गया। सेकंड मॉडल्स क्या, कहीं भी कर्व पे पॉइंट धरो, उसको ओरिजिन से क्या कर दो, मिला दो, उसका एंगल नाप लो, क्या मिलेगा? सेकंड मॉडल्स मिल गया। एक होता है तुम्हारा क्या, टेंजेंट इनिशियल टेंजेंट मॉडल्स। देख, टेंजेंट मॉडल्स और इनिशियल टेंजेंट मॉडल्स एक ही चीज है एक तरह से। ठीक। टेंजेंट मॉडुलस क्या है? अगर मैं इनिशियल वाले पॉइंट पर जाकर वहां से टेंजेंट खींच दूं तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस हो जाएगा। टेंजेंट मॉडुलस तो कहीं पर भी खींचा जा सकता है ना, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी रख दो, वहां पर टेंजेंट खींच दो, टेंजेंट मॉडुलस होगा। अगर हम ओरिजिन वाली जगह पर, देन यहाँ पर ओरिजिन वाली जगह पर जाएं और ऐसे करके एक लाइन खींच दें, अभी भी टेंजेंट मॉडुलस है। लेकिन हमने क्या करा, इनिशियल पॉइंट पर हमने टेंजेंट मारी है, तो उसका नाम क्या पड़ गया? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस पड़ गया। तो बेसिकली हमारे कितने तरह के मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी पढ़ने के लिए अभी मैंने पढ़ा है। एक हो गया तुम्हारा इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, एक सेकंड मॉडुलस, एक टेंजेंट मॉडुलस। इनिशियल, सेकंड, टेंजेंट और एक कोड मॉडुलस भी होता है तुम्हारा। ठीक। इनिशियल, सेकंड, टेंजेंट, कोड, एक कोड भी होता है। ठीक, ज्यादा पूछा नहीं जाता तो मैंने बताया नहीं। चलो आगे। फिर अगला क्या होता है, एक चीज बोली जाती है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। जो हो गया तुम्हारा इनिशियल वैल्यू पे तुमने जो लाइन खींची थी उसी को इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस बोला, एक तरह का टेंजेंट मॉडुलस था। उसका एक नाम हो रहा था जिसका होता है तुम्हारा डायनेमिक मॉडुलस वेलोसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस को डायनेमिक मॉडुलस वेलोसिटी भी बोला जाता है तुम्हारा। अगला है तुम्हारा स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन, स्लोप ऑफ स्ट्रेस इन कर्व एट ओरिजिन इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक मॉडुलस वेलोसिटी। बताया मैंने तुमको। आईटी की वैल्यू भी कितनी होती है? 5000 रूट एफ सी के होते हैं। देखो, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस की वैल्यू भी कितनी होती है? 5000 रूट एफ सी के। और सेकंड मॉडुलस ऑफ सेकंड मॉडुलस की वैल्यू भी क्या बताई थी तुमको? इसी इक्वल टू 5000 रूट एफ सी के होती है। दोनों की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। असल में इलास्टिक लिमिट तक हर हर मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है, चाहे वो इनिशियल हो, चाहे वो टेंजेंट हो, चाहे सीकेंट हो। इनिशियल इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट वाला जो पॉइंट है जहां तक ग्राफ लीनियर जाता है, उस टाइम पर तीनों मॉडुलस वेलोसिटी बराबर हो गए। इनिशियल हो गया, सेकंड हो गया, टेंजेंट हो गया, सब बराबर होते हैं तुम्हारा। ठीक। इनिशियल टेंजेंट की वैल्यू भी 5000 रूट एफ सी की हो गई फिर, और सेकंड की भी क्या होगी? एफ 5000 रूट एफ सी की होगी। लेकिन जब भी सवाल वाला पूछेगा कि सेकंड मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है, तो तुमको 5000 रूट एफ सी की बतानी है। या फिर पूछे 5000 रूट एफ सी किसकी होती है, तो प्रायोरिटी किसको देनी है तुमको? सीकेंड की देनी है। जबकि बराबर तो ये भी होता है। समझ गई बात को? अच्छा। IS 456 द्वारा दी हुई चीज है तुम्हारा, ये मान 5000 एफ सी का होता है। इसको क्या बोलता है? शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि इनिशियल वैल्यू को हम विदाउट इफेक्ट ऑफ क्रीप को क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। इसका मतलब है, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि हम इनिशियल वैल्यू देख रहे हैं और उसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, किसका? क्रीप का। क्रीप का मतलब तो मतलब बताता हूँ, लेमन लैंग्वेज में क्रीप का मतलब बताता हूँ, फिर जैसे तुम्हारा टॉपिक आएगा उसको मैं और डीप में बताऊंगा। क्रिएट का मतलब समझो, मान लो तुमने एग्जांपल के तौर पे लो, जब घर में तुम्हारा रोटी वोटी बन रही है, ठीक। घर में क्या है तुम्हारा, रोटी वोटी बन रही है, तो वहां से क्या है, एक छोटा सा आटे की लोई ले आओ। ठीक है। आटे की लोई लाके तुमने उसका ऐसे क्या बनाया, थोड़ा मोटा सा क्या बना दिया, सांप सा बना दिया, मान लो ऐसे करके तुमने क्या बना दिया, सिलेंडर से बना दिया इतना लंबा। ठीक। उस आटे की लोई को क्या करना है, एक तार पर क्या कर देना, ऐसे करके बांध देना, या फिर किसी ऐसे सरफेस पर रख दो, थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, और ऐसे करके रख दो। अब उसको, अब आओ तुम कितने देर बाद, मान लो तुम 4 घंटे बाद आए। ठीक। तो जब तुमने उसको टांगा था, मान लो स्टूल था, उस पे ऐसे धर दिया तुमने उसको। ठीक, आटे की जो लोई थी इतनी मोटी और इतनी लंबी, है ना, उसको तुमने स्टूल पे ऐसे करके धर दिया। गिरना नहीं चाहिए उस टाइम पर वो, है ना। अब 4 घंटे बाद आए तुमने देखा, जब तुमने ऐसे करके टांगा था, उसको धरा था, तो उसकी लेंथ क्या थी, इतनी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद आए तो तुमने देखा वो खिंच के क्या हो गया, वो इतना हो गया तुम्हारा, इतना बड़ा हो गया वो खिंच के।
और खिंचते खिंचते जाओगे तो एक टाइम के बाद वो टूट जाएगा। ठीक। तो तुम देख रहे होगे वो बॉडी क्या हो रही होगी, नीचे की तरफ खिंच रही होगी ग्रेविटी के कारण। और उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, पहले देख इतना मोटा था वो, जो आटे की लोई थी वो, है ना, जो सांप था हमारा, सिलेंडर था आटे का। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, और एक टाइम बाद नेकिंग होने के बाद वो क्या होगा, वहां से टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही क्या एक तरह का क्या होता है, क्रीप होता है। क्रीप क्या होता है, अपने सेल्फ वेट के कारण किसी बॉडी के अंदर क्या होती है, डिफॉर्मेशन होती है तुम्हारी, और वो क्या होता है, फैलने लगता है तुम्हारा। उसी को क्या बोलता है, क्रीप बोला जाता है। ठीक। क्रीप एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अभी तक रिसर्च चल रही है। बहुत लोगों को अभी भी मतलब कुछ बड़ा मिल सकता है, क्रीप को अभी भी पूरी तरीके से डिफाइन वो नहीं करा गया है कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है। मतलब ये भी रिसर्च का टॉपिक है तुम्हारा, कौन सा, क्रीप, हमारे सर ने बताया था एक बार, कॉलेज वाले सर ने। तो बहुत लोगों को इसके ऊपर कुछ कुछ चीजें पता लग सकती हैं, अभी तक इसको पूरी तरीके से बताया नहीं गया है कि क्रीप होता क्यों है। पढ़ रहे हैं कि हाँ क्रीप हो रहा है, इसको समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वो ढिमकाना ढिमकाना। लेकिन आज तक अभी तक हमको ढंग से ये नहीं पता लगा है कि क्रीप क्यों होता है। इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। ठीक। हमको ज्यादा घुसना नहीं है इस चीज के अंदर, मैंने तुमको बात बता दी बस इतनी, तो पता लग गया क्या होता है। तो ये जो ईसी की वैल्यू होती है ना, इसके अंदर हम इफेक्ट, क्रीप का इफेक्ट कंसिडर नहीं करते हैं। इसका मतलब हमने माना नहीं है कि क्रीप ही पा रहा होगा, और क्रीप के इफेक्ट को हटाकर हमने इसकी वैल्यू दे दी है, इनिशियल वैल्यू दे दी। इसलिए इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो क्रीप होगा वो बहुत टाइम बाद आएगा ना, आटे की लोई थी 4 घंटे बाद दिखा था उसका जो इफेक्ट दिखा था। तो हम क्या कर रहे हैं, एक क्रीप को हटा रहे हैं, तो हम इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं ना, लंबे टाइम वाली वैल्यू ले रही है, इसलिए शॉर्ट टर्म बोला जाता है। आगे एक टर्म आए, एक आएगा लॉन्ग टर्म मॉडुलस वेलोसिटी। ये क्या है, इसी का तुम्हारा शॉर्ट टर्म मॉडुलस वेलोसिटी है। आगे एक चीज मैं पढ़ाऊंगा, उसका नाम होगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म मॉडुलस वेलोसिटी। वहां पर क्रीप को क्या करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे, इसलिए उसका नाम होगा लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? चलो आगे। अच्छा, स्टैटिक का मतलब होता है स्ट्रेस की वैल्यू एक्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टैटिक का मतलब होता है अगर कोई एक बॉडी पर बहुत लंबे समय अंतराल तक लोड लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, उसको हम स्टैटिक बोला जाता है। अब देखो, ये जो वैल्यू थी तुम्हारी ईसी की वैल्यू 5000 √fc की जो थी, आईएस कोड ने दी। ठीक। अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल करेक्ट वैल्यू होगी तुम्हारी, ये तो थ्योरेटिकल दी गई है तुम्हारी। हर हर कंक्रीट सबकी वैल्यू अलग अलग होगी ना तुम्हारी। कंक्रीट ऐसा थोड़ी है कि M25 का कंक्रीट बनाया उसकी वैल्यू एकदम करेक्ट निकलेगी, EC = 5000 के। उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन ये तो कौन सी वैल्यू तुम्हारी, ये तो थियोरेटिकल वैल्यू पे पेन कॉपी पर निकाल के दी है इन लोगों ने। तो तुमको नहीं लगता इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होगा? तो हाँ, एरर होता है इसके अंदर। इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू जो होती है तुम्हारी, इसके अंदर वेरिएशन कितना आता है, भाई वैल्यू कम भी हो सकती है तुम्हारी और ज़्यादा भी हो सकती है। तो कितना वेरिएशन आता है वो बोलता है आईएस कोड। ये बोलता है कि भाई हमने वैल्यू दे दी है तुमको कौन सी, तुम्हारी शॉर्ट टर्म मॉडल ऑफ वेलोसिटी या स्टैटिक मॉडल ऑफ वेलोसिटी, यानी ईसी की वैल्यू हमने दे दी 5000 √fc के। इसकी वैल्यू में 19-20 भी हो सकता है, कम भी हो सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। अब कितनी कम ज़्यादा हो सकती है, वो बोलते हैं कि भाई हमने जो वैल्यू दी है वो दे तो दी हमने, लेकिन 20% इसमें कम भी हो सकता है और 20% इसका ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखो, ईसी का 20% कितना होगा, ईसी की वैल्यू कितनी थी, 5000 √fc की थी। ईसी की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, 5000 √fc की थी। अगर 5000 का 5000 का 20% करोगे तुम लोग तो 10,000 मिलेगा। यानी ईसी की वैल्यू 20% कम भी हो सकती है, 20% ज्यादा। 20% इसका कितना हुआ तुम्हारा, 10,000 √fc का हुआ। इसका मतलब 10,000 √fc को क्या कर दो, एक बार 5000 में माइनस कर दो, और एक बार क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इसको एक बार माइनस करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 4000 √fc का आएगा। और जब प्लस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 6000 √fc का आएगा। इसका मतलब कोई पूछे कि इसी की वैल्यू के अंदर वेरिएशन कहाँ कहाँ से हो सकती है, तुम बोलोगे भाई साहब कि हमारी जो ईसी की वैल्यू है 4000 FC के से कहाँ तक जा सकती है, 6000 FC तक जा सकती है। इसको इस तरीके से लिख सकते हो तुम लोग कि कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 4000 FC से 4 के लिख दिया मैंने ना। कहाँ तक जा सकती है तुम्हारी, कहाँ तक, 6000 √fc के तक जा सकती है। और इनके बीच में भी क्या रह सकती है ना, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी करके लगा सकता हूँ, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब मैं बताया ना कि ये वैल्यू भी हो सकती है, ये वैल्यू भी हो सकती है, और इनके बीच में वैल्यू भी हो सकती है, 5000 √fc की भी हो सकती है। मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ रहा होगा।
चल वही आगे। अब देखो जरा, जरा फटाफट से देखते हैं क्या लिखा है। फटाफट देखो, रिवाइज करा रखा है यहाँ पर भी मैंने। ईसी की वैल्यू किसने सजेस्ट करी, आईएस कोड ने। सेकंड मॉडुलस वेलोसिटी कब कहाँ पर मिलता है तुम्हारा, FC/3 पर। स्ट्रेस के FC/3 पर मिलता है, हमने देखा। सेकंड मॉडुलस को स्टैटिक मॉडुलस वेलोसिटी बोलते हैं। कोड क्लियरली स्टेट करता है ईसी क्या है तुम्हारा, शॉर्ट टर्म के लिए है तुम्हारा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्रीप का इफेक्ट हमने कंसिडर नहीं करा है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक मॉडुलस वेलोसिटी इसको बोला जाता है। ठीक है। अगला देखो जरा, अगला क्या है चीज, इनिशियल टेंजेंट मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। याद करो हमारे पास तीन मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी थे, एक क्या था, इनिशियल था तुम्हारा, एक सेकंड था, एक टेंजेंट था तुम्हारा। तीनों सब क्या होते हैं, इलास्टिक लिमिट तक क्या होते हैं, सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके अंदर से एक इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस आया था। जो मॉडुलस वेलोसिटी कहाँ पर निकाला जाता है, ओरिजिन पर निकाला जाता है। इसी को हम डायनेमिक मॉडल ऑफ वेलोसिटी भी बोला जाता है इसी को ही। इसको मेजर करने के, इसको मापने के दो तरीके हैं। एक तो क्या होगा तुम्हारा, रेजोनेंस, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस या रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी टेस्ट होगा तुम्हारा। और दूसरा क्या होता है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट मेथड। देख ये दोनों जो मेथड है ना, फील्ड के मेथड है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी टेस्ट और दूसरा हो गया अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ये बहुत ज्यादा क्या है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। जब तुम लोग थर्ड ईयर में होगे, है ना, थर्ड ईयर में ही होती है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप करने जाओ, किसी साइट वाइट पे जाओ, मान लो डीडीए की साइट वाइट पे जाओ। अगर तुम दिल्ली से हो तो तुमको पता होगा डीडीए क्या है ना। डीडीए क्या है, दिल्ली की डेवलपमेंट अथॉरिटी है। डीडीए का मतलब ही क्या है तुम्हारा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम क्या है, फ्लैट्स वगैरह इन सबका बनाने का काम है इनका। ठीक। तो मैं जब गया था कभी, तो मैंने करी थी यहाँ पर इंटर्नशिप डीडीए के अंदर। तो वहाँ पर क्या होगा, एक टेस्ट होता है, इसको बोला जाता है तुम्हारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट कैसा है तुम्हारा, एक टेस्ट है, और कौन सा टेस्ट है तुम्हारा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। एक होता है तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। देखो याद है तुमको, जब हमने देखा था कि अगर मान लो कभी किसी सैंपल की वैल्यू अगर कम आ गई है, फेल हो गया, तो हम क्या एक टेस्ट क्या करते थे, वहां से एक, वहां पर गए साइड पर, उस होल या कॉलम के अंदर से क्या करा हमने, क्या करा, एक सैंपल ऐसे ऐसे निकाल के बाहर ले गए उसको, एक पीस को, और फिर हमने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे लाके उसको क्या करा, चेक करा। ठीक है, फिर हमने देखा अगर ध्यान है ना तुमको। ठीक। तो वो क्या था, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है किसी का विध्वंस, मतलब किसी को तोड़ रहे हो तुम, क्षति पहुंचा रहे हो, तो उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बोलेंगे। ये क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। इसका फायदा ये होता है इस टेस्ट का, कि तुम स्ट्रक्चर को, अपने स्ट्रक्चर को बिना कोई तुम नुकसान पहुंचाए उसको नाप माप सकते हो कि उसकी क्या स्ट्रेंथ रही होगी। ठीक। तो बहुत बढ़िया टेस्ट है, अल्ट्रासोनिक पल्स विड्थ टेस्ट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है तुम लोगों से। ठीक है। इसके अंदर करा क्या जाता है, एक मशीन होती है, मशीन देख इसके अंदर लिखा है अल्ट्रासोनिक, इसके अंदर साउंड वेव का यूज होता है, जिसका नाम क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड होती है तुम्हारी, वहाँ वो कानों से सुनाई नहीं देती तुम्हारी। तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो क्या तुम्हारा, एक तो होता है तुम्हारा ट्रांसमीटर होता है तुम्हारा, और एक होता है तुम्हारा क्या, रिसीवर। तो ट्रांसमीटर से क्या होती है तुम्हारी वेव, तो क्या होती है, निकलती है ऐसे करके, और रिसीवर क्या कर लेता है उसको, उसको क्या कर लेता है तुम्हारा, रिसीव कर लेता है। अब इन दोनों के बीच में जितना टाइम का जो डिफरेंस आया, उसी हिसाब से पता लगता है कि जो क्वालिटी कैसी कंक्रीट की। अगर टाइम देखो बहुत ज्यादा क्या है तुम्हारा, कम आया, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रही होगी। तुमको पता हो, तो हमारी जो साउंड ट्रेवल करती है, जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाता है, वो उतनी जल्दी ट्रेवल करती है। वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल करती है क्या, हम्म वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है। तो जैसे जैसे मीडियम बढ़ता जाएगा तुम्हारा, और हार्ड होगा तुम्हारा, तो क्या होगा, साउंड और तेजी से ट्रेवल करेगी। मान लो ऐसे हमने चेक करते हैं कुछ प्रकार से। मान लो तुम्हारी दीवार है, दीवार के अंदर हम मान के चलेंगे कि पूरी तरीके से कंक्रीट से फुल भरी होगी, है ना। अब मान लिया तुम्हारी, तुमने दीवार जो बनाई उसकी कास्टिंग करने में कहीं यहाँ पर क्या रहेगी, कोई खाली जगह रह गई। कहाँ, यहाँ पर क्या खाली जगह रहेगी, तो उसके अंदर क्या भर जाएगी, हवा भर जाएगी। अब हवा भर गई तो क्या होगा, तुम्हारी दीवार एक तरह से कच्ची बन गई है। ठीक। लेकिन बाहर से तुमको लग रहा है कि मस्त एकदम चकाचक है। तो हम टेस्ट कैसे करते हैं, हम ये काम करते हैं कि एक इस जगह पर क्या लगाते हैं, रिसीवर लगाते हैं, ट्रांसमीटर लगा देते हैं, और इस जगह पर क्या लगाएंगे, रिसीवर लगाएंगे। तो यहाँ पर भी एक बार लगाएंगे, यहाँ पर भी एक बार लगाएंगे, ये सेट होता है एक बार का, है ना, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है।
तो पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया, उसकी वेलोसिटी देखो क्या होगी तुम्हारी, पूरा मीडियम क्या सॉलिड का मीडियम है, तो क्या होगा तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, अच्छी खासी आएगी। इसकी भी रेंज होती है ना, बाद में पढ़ाऊंगा मैं कभी इसको तुमको, टेस्ट के अंदर पढ़ा दूंगा बाद में कभी, अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर मान लो 5 आई, इसकी 5 किलोमीटर पर सेकंड है मान लो। जैसे नीचे जाएंगे देखो, यहाँ से क्या आएगा, ब्लॉकेज आएगा, यहाँ पर क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है, मीडियम क्या है, कुछ है नहीं। तो यहाँ से जब साउंड पहुंचेगी तुम्हारी, तो समय क्या ले लेगी तुम्हारा, कुछ क्या ले लेगी, ज़्यादा ले लेगी। अगर समय ज़्यादा लेगी तो कंप्यूटर बता देगा वहाँ पर, और हमको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लोचा है, इस जगह पर क्या आ रही है, कहीं ना कहीं वॉइड रह गए हैं। तो ये जो तुम्हारी वो है, जो स्ट्रक्चर है वो सेफ नहीं है, इसको तोड़ो फटाफट से, इसका कुछ इलाज विलाज करो। समझ गए, ये हिसाब रहता है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी टेस्ट का कोई इतना ज़्यादा है नहीं, तो मैं नहीं बता रहा हूँ तुमको, ठीक। जो ईएससी के लेवल के लिए देखो, मैं तुमको साफ बता रहा हूँ, मैं तुमको कोई ऐसी कोई गधा नहीं बना रहा हूँ तुमको कि कुछ भी बोल रहा हूँ मैं तुमको। मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ ईएससी लेवल का पढ़ा रहा हूँ, तुम जाओ तो कहीं भी जाकर चेक कर लो, जो कोई कोचिंग वाले ईएससी का पढ़ा रहे हैं उनका उठाना, जो भी पढ़ा रहे हैं और मेरा उठाना, वो बराबर अच्छा मिलेगा। कुछ मैं तुमको ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा, कम नहीं पढ़ाने का। ईएससी हो गया तुम्हारा, गेट हो गया, और जो भी तुम्हारे एजेई के एग्जाम हो गए तुम्हारे, एजेई के एग्जाम लेवल का सब चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं। कोई भी मतलब कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, तुम चाहे तो देख सकते हो भाई। चलो, तो जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको बस अपना दिमाग ज़्यादा मत मारो, उसको पढ़ते जाओ बस। ठीक है, अगला देखो, अगला नोट करो। विद इन इलास्टिक लिमिट तक सारी जो वैल्यू, तीनों जो वैल्यू होती हैं किसकी, मॉडुलस और इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ई टेंजेंट ई सीकेंड के बराबर होता है, ई इनिशियल टेंजेंट, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सबकी वैल्यू क्या आती है, 5000 √FC की होती है। लेकिन सवाल वाला अगर कभी पूछेगा तो √5000 √FC की वैल्यू तुमको किसके लिए बतानी है तुमको, कि वो क्या होती है, ई सीकेंड की वैल्यू होती है। कहाँ पर आती है, जब स्ट्रेस की वैल्यू, जब स्ट्रेस की वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है, FC/3 होती है, तब क्या आता है तुम्हारा, ई सीकेंड आता है। समझ गए बात को, ई सीकेंड हो गया तुम्हारा 5000 √FC के। इसी को क्या बोला है तुम्हारा, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं ना, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब यार मुझे इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि पेन पेन टैप पे ना ज़्यादा हाथ चलता है नहीं, ठीक। तो बहुत ज़्यादा लिखने में दिक्कत पड़ जाती है इसके अंदर, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ लिख के लाऊं। हाँ यार, टाइम जाएगा ना फिर मैं साथ साथ में लिखूंगा, थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, और साथ साथ में लिखने का भी अपना अलग फायदा है। हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं, ठीक। तो ये क्या है, इसको लिख लेना अभी तो, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो कॉपी में पूरा लिखना, शॉर्ट टर्म मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर एक टर्म, एक दूसरा नाम होता है तुम्हारा क्या, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। इसका क्या नाम होता है तुम्हारा, इसका नाम होता था, एक और नाम होता है डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सा, डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। बात समझ में आ गई तुमको, चलो आगे। अब अगला क्या है तुम्हारा जो टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है कौन सा, क्रीप का टॉपिक है। क्रीप को मैंने अभी तुमको लेमन लैंग्वेज में समझाया, क्रीप क्या होता है। एक सस्टेन लोडिंग के कारण, एक मतलब लोडिंग लगी हुई है किसी बॉडी पर और बहुत लंबे समय तक लगी हुई है, तो क्या होगा, उसके अंदर को डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, वही क्या है तुम्हारा क्रीप है। क्रीप कैसा फिनोमेना है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है। मतलब एक ऐसा व्यवहार है किसका, एक मटेरियल का, जो समय के साथ क्या होता है, बढ़ता रहता है। तुम्हारा समय के साथ हमारा क्या होता है, चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे जिस समय की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तुम्हारा जो डिफॉर्मेशन है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात समझे तुम लोग। हम्म। अब हमारा जो क्रीप हो गया, उसके क्या इफेक्ट होते हैं किस पर, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर। हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आई स्क्वायर ने कितनी दी, 5000 FC की दी थी। लेकिन हमने वो वैल्यू तब दी थी जब हमने क्रीप को कंसिडर नहीं करा था। लेकिन अगर हम क्रीप को कंसिडर करेंगे तब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक। तभी हम क्रीप पढ़ रहे हैं तो हम उसका इफेक्ट भी देखेंगे कि क्रीप का क्या प्रभाव पड़ेगा किस पर, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम ये भी देखेंगे। तो इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। क्रीप कैसा फिनोमेना है भाई, एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है। टाइम डिपेंडेंट क्या फिनोमेना है, जिसके अंदर क्या होता है, एक डिफॉर्मेशन होते है किसके कारण, कंटिन्यूस या सस्टेन स्टैटिक लोडिंग के कारण। स्टैटिक का मतलब है एक ऐसी लोडिंग जो चुपचाप रखी हुई है, उसके कारण
कंटिन्यूस स्टैटिक लोडिंग के कारण डिफॉर्मेशन होगी। ठीक। किसी भी इलास्टिक मटेरियल के अंदर एक लंबे समय अंतराल के तक। ठीक। यहाँ तक समझ में आ रही है। अब हमारा क्या होता है, क्रीप का कोफिशिएंट होता है जिसका नाम क्या होता है, हमारा थीटा होता है। क्रीप कोफिशिएंट का सिंबल थीटा होता है। एक आगे आगे पढ़ेंगे हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट, सबसे लास्ट टॉपिक होगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। डैम हो गए, अर्थक्वेक वगैरह, उस टाइम पर जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पर होगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट। वहां पर, यहाँ पर क्रीप कोफिशिएंट का सिंबल क्या होता है, थीटा होता है, वहां पर क्या होता है, फाई होता है। ठीक है। तो अभी के लिए इसको देखो, क्रीप कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन करते हैं। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन में इलास्टिक स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला ध्यान करना, थीटा का फॉर्मूला क्या है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है तुम्हारा, एक ऐसा स्ट्रेन जो क्रीप के कारण बहुत समय अंतराल बाद आएगा, वो वाला स्ट्रेन उठा लो। और एक ऐसा स्ट्रेन जो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर आ गया, इसका मतलब तुमने एक बॉडी ली, उस पर ऐसे लोड चढ़ाया, ऐसे भाई एक एक स्प्रिंग थी मान लो, और सबसे अच्छा एग्जांपल किसका, स्प्रिंग का। इतनी लेंथ थी स्प्रिंग की, तुमने एकदम से क्या करा, उस पर लोड रख दिया तो एकदम से नीचे आ जाएगी तुम्हारी। जैसे ही लोड हटाओगे एकदम से ऊपर चला आएगी। तो वो क्या है, तुम्हारा इलास्टिक स्ट्रेन था तुम्हारा, जो झटके से आएगा, तुम्हारा झटके से ही आ जाएगा और झटके से ही उल्टा वापस हो जाएगा, उसको इलास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं तुम्हारा। एक है तुम्हारा अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। एक क्या है, अल्टीमेट जो बहुत समय बाद आया है स्ट्रेन, और किसके कारण आया तुम्हारा, क्रीप के कारण आया। तो एक स्प्रिंग पे अगर तुम बहुत सारा वजन लाद दिया, तुमने मान लो 20 किलो का वजन लाद दिया, तो एक तो झटके से क्या करेगी, वो नीचे हो जाएगी। और अगर तुमने बाहर रख दिया, तुमने स्प्रिंग पर एक साल तक वजन लाद दिया है, अब तुम अगर उसको हटाओगे वजन को, तो ऊपर जाएगी तो जरूर, लेकिन अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस नहीं जा पाएगी, स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन होगा परमानेंटली। तो वही क्या है तुम्हारा, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन है। तो इसका मतलब होता है, क्रीप स्ट्रेन जो होता है, क्रीप कोफिशिएंट होता है, वो क्या होता है कि क्रीप स्ट्रेन कौन सा, अल्टीमेट वाला, उसका किससे रेशियो, तुम्हारा इलास्टिक स्ट्रेन का रेशियो। इसको पता है एक, वैसे तुमको तो रेशियो के अंदर पूरा फॉर्मूला लिखा है, लेकिन इसको ना अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, और वो लिखने का तरीका बहुत, मतलब तुमको जब चीज पढ़ोगे ना तो बहुत समझ आएगा तुमको क्या चीज है ये। इसको ऐसे भी देख सकते हो तुम्हारा, कि जो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन होता है ना, चलो मैं एक काम करता हूँ, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन को वाई मैक्स से लिख लेता हूँ। वाई वाई एक्स मैक्स से लिख लेता हूँ, चलो वाई एक्स मैक्स से लिख लिया। और इसको लिख लेता हूँ मैं, इसको लिख लेता हूँ मैं, एक्स से लिख लेता हूँ या डी एक्स से लिख लेता हूँ। तो इसका बोलता है कि जो अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट होगा, वो थीटा टाइम होगा तुम्हारा किसके, इलास्टिक स्ट्रेन के। इसका मतलब है, अगर तुमको किसी का इलास्टिक स्ट्रेन पता है, अरे मान ले मेरे को किसी का इलास्टिक स्ट्रेन पता है, कि मैंने इसको ऐसे लोड डाला, उस वो इतना जल्दी झट से नीचे हो गया, तुम्हारा इलास्टिक स्ट्रेन पता लग जाएगा मेरे को। अगर मैं थीटा से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे उसका अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन पता लग जाएगा, कि बहुत साल बाद उसमें कितना स्ट्रेन आएगा, वो पता लग जाएगा। अब देखो, जो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है ना, वो कोई 1-2 साल के लिए नहीं होती है, वो को बहुत सालों के लिए होते हैं। मान ले 50 साल हो गए, 100 साल, 110, 120, 240, इस तरीके के साल होते हैं, बहुत समय टाइम के बाद की बात होती है तुम्हारी। तो तुमको अगर क्या लंबे समय के लिए क्रीप स्ट्रेन के लिए वैल्यू निकाले, तो तुमको उसका थीटा पता होना चाहिए, क्रीप कोफिशिएंट पता होना चाहिए। उस क्रीप कोफिशिएंट को उस इलास्टिक स्ट्रेन से गुणा करोगे, तुमको उसका अल्टीमेट पता लग जाएगा, कि भाई उसको 100 साल बाद कितना होगा तुम्हारा। ठीक है। ये कोई एग्जैक्ट चीज नहीं होती, ये अप्रोक्स करके बताया जाता है सारी चीजें। ठीक है। अब देखो देखो, बहुत बढ़िया चीज है ये। अब अगली जो चीज आ गई तुम्हारी, उसके अंदर क्या है, मान ली मैंने एक बार थी, वो मैंने क्या कर दिया, ऐसे टांग दिया ना, ये दीवार थी, उस पे ऐसे करके मैंने बार को क्या कर दिया, टांग दिया। इसकी लेंथ क्या थी, ओरिजिनल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ क्या थी इसकी, एल थी। जैसे ही मैंने इस पर लोड डाला, पी का मैंने क्या लोड डाला है, पी की फोर्स लगाई मैंने, लोड आया, सस्टेन लोडिंग है, स्टैटिक लोडिंग है तुम्हारी। ठीक। जैसे मैंने इस पर लोड लगाया, तो क्या होगा, ये खींचेगा नीचे की तरफ, और खींचते साथ ही झटके से क्या होगा, एकदम से क्या होगा, एक डिफॉर्मेशन आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये एक ऐसी डिफॉर्मेशन होती है कि जैसे तो फोर्स भी हटाओगे, ये ऊपर से क्या होगा, फिर से वापस चला जाएगा। ठीक। ये डिफॉर्मेशन है। और ये जो आती तुम्हारी, ये डी वाई मैक्स जो होगी, वो अल्टीमेट क्रीप की डिफॉर्मेशन है। ये कब आएगी तुम्हारी, लगभग 100 साल के बाद की जो डिफॉर्मेशन आएगी। मतलब अगर ये पी वाला लोड ऐसे ही 100 साल तक लगा रहे, उस टाइम के बाद
भाई यहाँ तक तो क्या आई थी तुम्हारी अल्टीमेट इलास्टिकीकरण आई थी। और जो 100 साल बाद जो आई वो इतने डिफॉर्मेशन आई। तो वो क्या है तुम्हारा, डी वाई मैक्स है तुम्हारा, अल्टीमेट क्रीप डिफॉर्मेशन है तुम्हारा। यहाँ तक समझ में आ रही है। अब देखो इसको किस तरीके से हम देखेंगे। एक बढ़िया डेरिवेशन है इसकी। ईसी का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा, ईसी होता है तुम्हारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस को कैसे लिखेंगे, फोर्स, फोर्स, और इसका जो क्या होगा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा यानी ए। तो इसको कैसे लिखा तुम लोगों ने, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना हुआ तुम्हारा, डी एक्स चेंज इन लेंथ हुआ। और दूसरा क्या है तुम्हारा, ओरिजिनल लेंथ है एल आया। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पी एल अपन में ए डेल्टा एल। अभी के लिए इसकी वैल्यू हमने शॉर्ट टर्म वाली लिखी है तो 5000 रूट एफ सी के लिख रहे हैं। ठीक, अभी क्रीप कोफिशिएंट का हमने कुछ डाला नहीं है, अब क्रीप कोफिशिएंट वाला देखेंगे। मतलब हम देखेंगे कि अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन वगैरह इस सब की वैल्यू कितनी होगी वो भी देखेंगे भी। देखो जरा, अब हमने क्या डिफाइन करा, क्रीप कोफिशिएंट डिफाइन करा आरसीसी के लिए थीटा, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए कितना तुम्हारा, कितना 5। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, रेशियो होता है किसका, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू द इलास्टिक स्ट्रेन का रेशियो, डी वाई मैक्स टू द डी एक्स का रेशियो क्या होता है तुम्हारा, क्रीप कोफिशिएंट होता है। अगर डी वाई मैक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो थीटा से डी एक्स को क्या कर दो, गुणा कर दो, तुमको क्रीप कोफिशिएंट पता लग जाएगा। ठीक है, तो हमको पता लग गया। ये रहा डी वाई मैक्स की वैल्यू निकाल, थीटा से डी वाई डी एक्स को क्या कर दो, गुणा कर दो। अगर मान लो थीटा की वैल्यू तुमको 1.6 दे रखी है, किसी मटेरियल के लिए तुमको थीटा की वैल्यू मान ली, कंक्रीट के लिए, कंक्रीट के लिए थीटा की वैल्यू 1.6 दे रखी है, तो बताओ उसका अल्टीमेट क्रीप डिफॉर्मेशन कितना होगा, लगभग कोई 100 साल बाद कितना डिफॉर्मेशन होगा। तो जो भी उसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन आया, जैसे तुमने लोड डाला वो एकदम से झूल के नीचे इतना आ गया। ठीक, तो उसके अंदर क्या कर दो, उस थीटा की गुणा कर दो, 1.6 से गुणा कर दो, तो तुमको क्या पता लग जाएगा, उसका अल्टीमेट कीप डिफॉर्मेशन पता लग जाएगा। थीटा की वैल्यू ये भी कौन देता है तुम्हारा, ये भी आई स्क्वाड वगैरह ही देता है तुम्हारा। ठीक है, ये कहीं से आई नहीं है कि मतलब कहाँ से आई है, डेरिवेशन कहाँ से आई है 1.6। ये कोड देता है, जो कोड ने दिया है उसको आंख बंद करके तुमको, नाक बंद करके वो मानना पड़ेगा। ठीक है तो है, बात खत्म। ठीक, अब थीटा की वैल्यू देखेंगे हम कि किस किस टाइम पर क्या क्या वैल्यू होती है वो भी हम देखेंगे भी। यहाँ तक समझ में आया तुमको। अच्छा आगे देखो, अगली चीज क्या है तुम्हारी, अगली चीज है तुम्हारी टेबल। बता, ये आईएस कोड की टेबल है तुम्हारी। देख, ये जो टेबल है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है। ठीक, आईएएस कोड की भी टेबल है। और दूसरी बात समझने के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से, जब तुमने याद होगा तुमने कहीं से आरसीसी पढ़ रखा हो, या फिर जो पहले कहीं से पढ़ते पढ़ते हैं, ठीक, तो ढंग से अगर किसी टीचर ने नहीं बताया तो उनके कन्फ्यूजन दिमाग में रह जाएगी वो। अब वो क्या कन्फ्यूजन रहेगी मैं बताता हूँ तुमको। देख, यहाँ पर लिखा है 7 7 दिन के लिए, 7 डे पर थीटा की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 2.2 होती है। इसका मतलब है 7वें दिन पर, टेबल में लिखा 7वें दिन पर थीटा की वैल्यू कितनी माननी है तुमको, 2.2 माननी है। 28वें दिन पर माननी है तुम्हारी थीटा की वैल्यू 1.6 माननी है। एक साल के लिए थीटा की वैल्यू कितनी माननी है, 1.1 माननी है। तुमको ध्यान रखनी है वाली बात, वैल्यू पहली बात है। 7वें दिन के लिए कितनी तुम्हारी, 2.2। तुम देखो ऐसे ध्यान रखो, जैसे तुम्हारा समय बढ़ रहा है थीटा की वैल्यू क्या हो रही है तुम्हारी, कम हो रही है। ठीक, जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना तो तुम्हारा थीटा की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, कम होगी। भाई जैसे मान लो तुमने एक लोड लगा दिया किसी चीज पर, शुरू शुरू में तो क्या होगा तुम्हारा, उसका जो रेट होगा वो ज्यादा होगा तुम्हारा। जैसे ही समय बढ़ता जाएगा तो उसका रेट क्या होता रहेगा, कम रहता होता जाएगा तुम्हारा। ठीक, तो जैसे समय बढ़ेगा थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी तुम्हारी, कम होती जाएगी। सीधा सा क्या है फंडा है तुम्हारा। तो 7वें दिन पर कितनी होती है, 2.2 होती है। 28वें दिन पर 1.6 होते हैं। एक साल पर 1.1 होती है। ये चीज ध्यान रखनी है तुम लोगों को। अब देखो, अब जो लोग समझते होंगे वो ये समझते होंगे कि भाई जो 7वें दिन है उसके लिए थीटा की वैल्यू 2.2 होती है। इसका मतलब है कि 7वें दिन पर थीटा की वैल्यू 2.2 होगी। इसका मतलब समझो, पता क्या होता है, शायद मैंने इसको लिख रखा है। एक मिनट रुको जरा, अगर मैंने इसको लिख रखा हो तो यहीं से ही समझा दूँ मैं तुमको। अ, हाँ लिखा है ना, चलो मैं तुमको समझाता हूँ। देखो, इस 7वें दिन का मतलब क्या है, 7वें दिन पर कितनी होगी,
मान लो, ध्यान से सुनना इसको। ठीक। मान लिया आज की जो तारीख है, वो तारीख है तुम्हारी, मान लो अगर आज की तारीख कितनी, 30 जनवरी, 31 जनवरी। अब 31 का होता है, कितने का होता है जनवरी, मान लो 31 जनवरी है, देख लेना यार ना, जो भी है। मान लो 31 क्या है तुम्हारा, जनवरी है तुम्हारा। ठीक। इसको मैंने क्या बनाया, एक एक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है। एक मैंने क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे करके। ठीक, सीमेंट का बना दिया मैंने। ठीक। और उसको क्या कर दिया मैंने, हैंग कर दिया ऐसे करके। ठीक। हैंग नहीं करा है, अब बना के रख दिया मैंने भी। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब से, यानी 31 जनवरी को बन गया हो, मान लो रात के 12 बजे बन गया। ठीक। अब मैं 7वें दिन पर क्या करता हूँ, लोडिंग करता हूँ। लोडिंग कब कर रहा हूँ, 7वें दिन पर लोडिंग कर रहा हूँ। ठीक। अब मैं क्या लगाऊँ, उस पर लोड लगाऊँ, कैसा लोड, सस्टेन लोड, स्टैटिक लोड, जो लगा रहेगा। ठीक। अब 7 दिन तक नहीं लगेगा वो, बात को समझो। इसका मतलब ये नहीं है कि लोड 7 दिन तक लगा रहे हो, 28 दिन तक लोड लगा रहे हो तो थीटा की वैल्यू 2.2 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 28 दिन पर लोड लग रहा है तो 1.6 हो जाएगी, 1 साल पे लोड लग रहा है तो 1.1 होगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारा स्ट्रक्चर बना, जब तुमने कास्टिंग कर दी, उस कास्टिंग के 7 दिन बाद तुम लोड लगाना स्टार्ट कर रहे हो। तो 31 जनवरी को ये पूरा जो मामला था बन गया, मेरा जो स्ट्रक्चर था वो बन गया। मैंने क्या करा, कब कब लगाया इस पे लोड, मैंने लगाया इस पे लोड 7 फरवरी को। 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3, 4, 5 और कितने पर, 7 फरवरी 2026 को मैंने क्या लगाया इस पर, लोड लगाया। समझ आई बात। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ, बनने कास्ट होने के 7 दिन बाद अगर मैं लोड लगाता हूँ, और ये लोड अगर कब तक लगा रहा है तुम्हारा, ये लोड लगा रहा है कम से कम 100 150 सालों तक लगा रहा है, 100 150 सालों तक इस पर लोड लगा रहा है। लोड कैसे लगाएंगे, कोई वजन टांग दो यार इस पे। ठीक। तो 150 2 साल तक लगा रहा है। उस 150 200 साल बाद, ठीक भाई, एक क्या होगा तुम्हारा, जैसे ही तुम देखो, ध्यान से देखना, जैसे तुम 7 फरवरी को तुम लोड लगाओगे, तो थोड़ा सा क्या आएगा इसके अंदर, क्योंकि कंक्रीट है तो खिंच के तरह से लंबा हो नहीं जाएगा। थोड़ा सा क्या आएगा तुम्हारा, डिफॉर्मेशन आया, मान लो इतना डिफॉर्मेशन आया, इतना नेक्स्ट डिफॉर्मेशन होगा तुमको दिखेगा भी नहीं वो। ठीक। इतना सा क्या है, डिफॉर्मेशन आया। ठीक। इसकी वैल्यू क्या आई थी, मान लो तुम्हारी DX आई थी मेरी। ठीक। अब ऐसा ही अगर लोड तुम्हारा 100 150 साल तक लगा रहेगा, तो बता इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी। अब हम देखते हैं, अब समय में आगे जाते हैं, 100 150 साल बाद, 100 150 साल बाद ये खिंच के कितना हो गया होगा, इतना हो गया होगा तुम्हारा, इतना। ठीक। अब तुमको इस वाली चीज की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। यही वैल्यू क्या थी तुम्हारी, DY मैक्स थी। यही तो तुम्हारा अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेंथ था तुम्हारा। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी तुम्हारी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करो, क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 7वें दिन पर लोडिंग करिए। 7वें दिन पे लोडिंग करने के लिए कितना होता है उसका, थीटा की वैल्यू 2.2 होती है, किसके लिए, थीटा की वैल्यू। 7वें दिन पर 2.2, 28वें दिन पर 1.6, और 1 साल पर अगर लोडिंग करेंगे तो 1.1। तो यानी इसके लिए DY मैक्स की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, DY मैक्स के लिए वैल्यू होगी, तुम क्या करो, 2.2 को किससे गुणा कर दो, तुम DX से गुणा कर दो। ठीक। तो इस वाली लेंथ जो थी ना, ये छोटी सी लेंथ थी, इसको किससे गुणा कर दो, 2.2 से गुणा कर दो। DY मैक्स की वैल्यू पता लग जाए, कितनी बढ़िया वाली चीज है कि 100 साल बाद कितना डिफॉर्मेशन होगा, और थीटा की वैल्यू गुणा करो और पता लग जाएगी तुमको। समझ रही हो इसका मतलब क्या है, आता है समझ। अच्छा, इसको देख के बताओ, इसका मतलब लोडिंग कितने पर दिन, कौन से दिन पर हुई है तुम्हारी, कास्टिंग 7 दिन पहले हो चुकी है। यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, लोडिंग जो होगी तुम्हारी वो 28वें दिन पर लोडिंग होगी, यानी कास्टिंग 28वें दिन पहले हो चुकी है ना। लोड क्या कर रहे हो तुम, 28वें दिन बाद कर रहे हो। इसका मतलब ऐसा है तुम्हारा कि तुम्हारा मकान बन चुका है, और तुमने क्या करा है, 28वें दिन बाद उस पर सामान वामान चढ़ाया है। बात समझे, कुछ सामान वामान चढ़ाया है, फिर रहने लगे, 28वें दिन बाद लगे तुम रहने। एक ऐसा है तुम्हारा कि मान लो कोई भी स्ट्रक्चर बनाया है, और स्ट्रक्चर बनने के बाद तुम 1 साल बाद रुके, और उस 1 साल बाद तुमने क्या लगाया, लोड लगाया। ठीक। तो आज से 150 साल बाद, 200 साल बाद
जब उसके अंदर अल्टीमेट क्या आएगा, क्रीप स्ट्रेन आएगा, तो वो उस टाइम पर जो अल्टीमेट लास्ट उस टाइम पर जो इलास्टिक स्ट्रेन आया था उसका 1.1 टाइम्स होगा। समझ रहे हो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ? अगर ध्यान से समझ रहे होगे तो यार गारंटी के समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है। हाँ तो बस समझ में आई। देखो ये बात कुछ कहना भी चाहता है टेबल, अगर मैं और डीप जाऊं उसके अंदर, तो ये बात कहना चाहता है कि अगर तुमने स्ट्रक्चर को बनाया, मानो तुमने स्ट्रक्चर को कास्ट करा और तुम 7वें दिन पर लोड चढ़ा दिया उसने, भाई अभी तो घर बना था और अभी तुमने ऊपर सब चीज जिम बना दी उसके ऊपर, है ना, इतना सारा लोड चढ़ा दिया, तो लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा वो। वैसे तो लंबे समय तक हमको टिकना भी नहीं है, 150 साल तक हमको रहना भी नहीं है यहाँ, 100 साल तक रहना भी नहीं है, पहले निपट जाएंगे। पर क्योंकि ये पढ़ रहे हैं तो बताता हूँ तुमको। तो हमको अगर लंबे साल तक वो स्ट्रक्चर रखना है, ठीक, तो कोई ना कोई तो बनाएगा, तुम्हारा पौधा वोधा तो बनाएगा ही तुम्हारा वो दोबारा घर, तो उसको बनाना पड़ेगा ना फिर। हम्म। क्या करो, हमको क्या मतलब उससे? नहीं। तो मान लो अगर तुम्हारा तुमने जैसे अभी स्ट्रक्चर बनाया, कास्टिंग करी, 7वें दिन पर लोड चढ़ा दिया, तो जो 100 साल बाद जाओगे तो उसका जो डिफॉर्मेशन होगा बहुत ज्यादा मिलेगा, तुम्हें इतना ज्यादा मिलेगा, देख दिख रहा है? इसका मतलब तुमको थोड़ा सा लेट चढ़ाना चाहिए था लोड। 28वें दिन पर चढ़ाओगे तो उसका जो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मिलेगा वो इससे क्या मिला, कम मिला, थोड़ा सा कम मिला है ना, देख कम मिला इसे। और अगर तुम 1 साल बाद उस पर लोड लगाओगे तो क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, कम मिलेगा, 1.1 मिलेगा। बात समझ गए? अब इसका कोई वो नहीं है लॉजिक कि क्या इसका मतलब ये है कि हम अब क्या यार तुम नींद वो जवाई ले रहे हो यार, तुम्हारी वजह से मेरे को भी आ रही है। क्या कह रहा था मैं? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम वो बना रहे हो, कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, कास्ट करने के बाद 1 साल बाद उस पर लोड लगा रहे हो, इसका तो वो सेंस नहीं बनता ना। 7वें दिन तक रुक जाओ पर 1 साल तक थोड़ी रुकेंगे। ये तो सारी चीज समझने के लिए थी हमारी। ठीक। जहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा, मैं गारंटी के साथ देता हूँ कोई भी किसी भी टीचर ने यूट्यूब पर इस चीज को ऐसे पढ़ाया नहीं होगा जैसे मैंने तुमको बताया है ये वाली चीज। ठीक। मैं फालतू की डेंग नहीं मार रहा हूँ, चाहो तो देख लो कहीं पर, नहीं बताया होगा इतना। मतलब ये वाली जो चीज़ बताई ना उसको इतना टाइम लेके नहीं बताया होगा किसी ने भी। और ये जो चीज़ है वो जरूरी है समझने के लिए। यहाँ तक समझ में आई बात? अब देखो अगर, अब देखो तुमको पता था कि अगर कास्टिंग करी, तुमने कास्टिंग कर दी मान लो, कौन से दिन पर करी कास्टिंग, 0 दिन पर करी, 0 डे पर कर दी मान लो। ठीक। उसके 7वें दिन पर अगर तुम जाओगे तो उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, 2.2 होती है। अगर तुम किस पर जाओगे, 28वें दिन पर जाओगे तो कितनी होगी तुम्हारी, 1.6 होती है। और अगर 1 साल बाद अगर लोडिंग करोगे तो कितनी होती है, 1.1 होती है। इसके लिए तो कोऑर्डिनेट वैल्यू दे रखी है, 2.2, 1.6, 1.1, जो कि हमको ध्यान करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई तुमसे सवाल वाला पूछने लग गया कि बता चल मेरे को, 15वें दिन पर लोड करा मैंने, कास्टिंग तो मैंने मान लिया 0वें दिन पर कर दी मैंने, और मैंने 15वें दिन पर लोड चढ़ाया, बता उसका 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 थीटा कितना होगा। इसके लिए थीटा बता था, इसके लिए बता, इसके लिए बता था, लेकिन हमको 15 के लिए तो नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? तो देख इसको ही निकालने की एक तरीका है। ठीक। 15वां दिन कहाँ पर आएगा, कहीं यहाँ पर आएगा। तो जब भी तुमको कोई एक ऐसी वैल्यू पूछी हो जिसके आजू बाजू वैल्यू वैल्यू तुमको पता है, 15वां दिन किस किस के बीच में आएगा, 7वें दिन के और 28वें दिन के बीच में आएगा। ठीक है। इसकी वैल्यू जो आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। भाई जो तुम्हारा 15वां दिन था वो इन दोनों के बीच में आया, और इसके जो थीटा होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। मतलब इन दोनों के बीच में ही मामला चलेगा। अब इसको निकालने का एक बहुत फाड़ू तरीका है। ठीक। पूरा मैथमेटिकल ट्रिक नहीं है कोई भी, तरीका है क्या मैथ का, मैथ का तरीका, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन मेथड। ठीक। ये देखिए ये समझ नहीं आता है सही बताऊं तो, कॉलेज में मेरे को समझ नहीं आया बिल्कुल भी कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। लेकिन मैं तुमको बराबर समझाऊंगा इंटरपोलेशन कैसे करते हैं। ये बहुत काम आएगा तुम्हारा, इसके अंदर भी काम में आएगा तुम्हारा। और आगे जब हम बढ़ेंगे कौन सा अ, बात का टाइम है इसलिए नींद आ रही है।
आगे हम पढ़ेंगे कौन सी बीम, डबली रेनफोर्स बीम पढ़ेंगे। तो वहां पर भी इंटरपोलेशन का बहुत ज्यादा क्या होगा, यूज आएगा तुम्हारा। मैं तुमको पहले एक मेथड बताऊंगा किस मेथड से हम करते हैं, मैथ कौन क्या क्या मैथ है उसकी कैसे आया। उसके बाद मैं तुमको एक एक वो दे दूंगा, मतलब एक चूरन टाइप का दे दूंगा कि भाई ले उसको लगा दे, झट से निकाल दे, एक झट से निकाल दोगे तुम उसको। ठीक। पहले कंसेप्ट समझूंगा, फिर बाद में तुमको एक ट्रिक 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 तरीके से मैं समझा दूंगा, फिर तुम आराम से निकाल लोगे, तुमको ज़्यादा मत्था जड़ निकालने की कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। ठीक। इसी को इंटरपोलेशन मेथड बोलते हैं। तो देखो जरा, सबसे पहली बात करते हैं इंटरपोलेशन जो करते हैं हम लोग, वो लोग इसको लोग स्केल पर करते हैं। लोग स्केल पता होगा तुम लोगों को, लोग स्केल लगभग लगभग ऐसे लीनियर स्केल जाए, कोई भी स्केल कोई भी वैल्यू होती है बहुत लंबी चौड़ी, इसको लॉग पर डाल देता हूँ और लीनियर स्केल बन जाता है तुम्हारा। ठीक। तो हम कोई भी चीज़ का इंटरपोलेशन करते हैं, वो लीनियर जो ग्राफ जाता है ना उसी के लिए करते हैं। तो लॉग पे कोई भी चीज़ डालते हैं तो लीनियर हो जाती है, वैसे समझो तुम। ठीक। तो हमने देख पता था हमको, लॉग इसकी वैल्यू में पता थी, हमको 7 की वैल्यू पता थी कि 7वें दिन पर इसकी वैल्यू की थीटा की वैल्यू 2.2। 28वें दिन पर कितनी होती तुम्हारी, कितनी 1.6 होती है। हमको 15वें के लिए निकालनी थी कितनी होगी, ये क्या है तुम्हारा थीटा 3 है। तो देख इसको log पे चढ़ा दो, log 7 की वैल्यू कितनी हुई तुम्हारी। भाई ये तो तुम कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, गेट का एग्जाम दो किसी का एग्जाम दो, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होगा, उसकी टेंशन मत लो तुम लोग। कहीं पर भी जाओ कैलकुलेटर साथ में रहेगा, सबकी वैल्यू तुमको देख सकते हो। log 7 की वैल्यू बेस 10 पर कितनी होती है, 0.8.4। 28 पर कितनी होती है तुम्हारी 1.447। और 15 कितनी, 15 की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 1.176। क्योंकि लॉग की वैल्यू 15 थी मैंने निकाल ली। थीटा 3 की वैल्यू ही मेरे को क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब मैं मैथ का क्या तरीका अपनाऊं कि ये चीज़ फाइंड हो। सिंपल कुछ नहीं करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई या ट्रिग्नोमेट्री हो गई, वही कंसेप्ट करके उनको थीटा 3 की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो। ठीक। इस वाली जगह पर क्या बन रहा है, इस वाली लाइन पर थीटा बन रहा है। देख ये वाली जो तुम्हारी लाइन है यहाँ पर क्या तुम्हारा क्या चढ़ा पड़ा है, क्रीप कोफिशिएंट रख रखा है मैंने। ठीक। मैंने मतलब ग्राफ में क्रीप कोफिशिएंट इस वाली वाई एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर क्या है तुम्हारा, समय है यानी टाइम है तुम्हारा। ठीक है। हाँ समय तो है, लोग 7, लोग 15, लोग 28, 7वां दिन 15वां दिन 28वां दिन। अब देख 7वें दिन पर वैल्यू कितनी मिल रही है उसको, थीटा 1 मिल रही है। ठीक। 15 और थीटा 2 पर कितनी मिल रही है तुम्हारे, 28वें दिन पर थीटा 2 मिल रही है। तुम देख रहे हो तो ये जो थीटा की वैल्यू है वो समय के साथ क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है। 15वें पर क्या मिलेगी, इन दोनों के बीच में कहीं पर मिलेगी वैल्यू। इससे क्या करो, इसको क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, 2.2 मिला। थीटा 2 की वैल्यू कितनी थी, 1.6 थी तुम्हारी। ठीक। थीटा 1 कहाँ रहा था, इसका समय कितना था, log 7 था, इसका log 28 था, और इसका कितना होगा, log 15 हो गया। अब मेरे को कौन सी वैल्यू निकालनी है, देख मेरे को थीटा 1 की वैल्यू पता है। अबे देख यार, इसकी अगर तुमको वैल्यू दे रखे 2.2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2.2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है तुम्हारी, 1.6 है। अगर तुमको थीटा 3 की वैल्यू निकालनी है, वो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होगी इसकी, तो कैसे आएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तुम्हारी थीटा 2 है। अगर थीटा 2 के अंदर ये वाली वैल्यू को क्या कर दो, तुम जोड़ दो, तो तुमको पता पड़ जाएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी। वही चीज़ हमको क्या करनी है। ठीक। अब हमने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी लिख ली, y1 लिख लिया। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू y2 लिख ली। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x1 लिख ली। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, अभी तुम ध्यान से इसको देख लो, बहुत बढ़िया चीज़ बढ़ा रहा हूँ मैं, बाद में ट्रिक बता दूंगा तुमको, अब ट्रिक के भरोसे मत रहे, इस चीज़ समझनी जरूरी है। ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x2 होगी तुम्हारी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, y1 होगी। अगर तुमको थीटा 3 निकालना है, अगर थीटा 3 की वैल्यू निकालनी है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, थीटा 3 की वैल्यू कैसे निकालोगे तुम, y1 के अंदर क्या जोड़ दोगे तुम, थीटा 2 को अगर जोड़ दो तो तुमको थीटा 3 पता लग जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, y1 निकालना है। y1 तो निकालना है भाई हमको। अब देखो y1 कैसे निकालेंगे, हम सिमिलर ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का ये पढ़ा है ना कैसे निकालते हैं, देखिए सिमिलर ट्रायंगल निकले, एक ये वाला एक ट्रायंगल और इसी के अंदर ये वाला ट्रायंगल मिल गया। तो देख तुमको पता होगा कि इनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है, ये बट्टा ये का रेशियो, और ये बट्टा ये का रेशियो क्या होता है, बराबर बराबर होता है। यानी y1/y2, यानी क्या होगा तुम्हारा y1/y2, इसको थोड़ा ऊपर रख देता हूँ स्क्रीन को। y1/y2 किसके बराबर होगा तुम्हारा,
x1 अपन में x2 के हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी, y1 की वैल्यू निकालनी थी। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, y1 की वैल्यू आ गई तुम्हारी y2, x2 अपन में कितना, x1। y1 की वैल्यू पता लगी, यहाँ बैठ दो तुम। थीटा थ्री की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, थीटा थ्री की वैल्यू होगी तुम्हारी कितनी, थीटा थ्री की वैल्यू होगी तुम्हारी थीटा 2 प्लस कितना, y2 x1 - x2। यही फॉर्मूला है तुम्हारा, यही वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला निकलता है। ठीक। अब इससे हम क्या कर निकाल सकते हैं, थीटा थ्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल दो फटाफट से थीटा थ्री की वैल्यू, देखो थीटा थ्री की वैल्यू कैसे है, थीटा टू पता है तुमको कितना था, 1.60 था। थीटा 1 में थीटा 2 माइनस करो, देख थीटा 1 में से क्या कर, थीटा 2 को माइनस कर, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2.2 है, इसमें इसको माइनस कर, 2.2 माइनस 1.6। ठीक। लिख लेगा यहाँ से वैल्यू, log 28 माइनस log 7। log 28 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, जो भी वैल्यू होगी उसमें से log 7 माइनस करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू पता लग जाएगी मेरे को। ठीक। यहाँ तक लिख दिया मैंने। फिर नीचे क्या करना है तुमको, log 28 में से log 7 को माइनस करना है। log 28 की वैल्यू पता है, log 7 की वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू मिलके हमको क्या पता लग जाएगा, थीटा 3 की वैल्यू पता लग जाएगी। तुमको ज़्यादा दिमाग पे लोड लग रहा है तो इसको लेक्चर खत्म होने के बाद है ना, लिख के करिए उसको, अपना अपने आप समझ में आ जाएगा, पक्की बात है। अब देखो कैसे करा हम लोगों ने इसको, इसको हमने इस तरीके से करा। देखो जो तरीका है ना ये वाला, जो अब मैं जो ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक मैं तुमको जनरल फॉर्म में बता दूंगा। मतलब हर जगह पर वो ट्रिक जो होगी काम आएगी। ठीक। अभी के लिए इन एरो को भूल जाना, अभी के लिए इन एरो को भूल जाना। मैं एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा तुमको समझाने के लिए, ठीक, उससे हर सवाल मतलब हर किसी चीज का इंटरपोलेशन हो जाएगा बराबर तरीके से। देख यहाँ पर क्या था, 7 था, log 15 था, log 28 था। थीटा 3 की वैल्यू कैसे निकली हमारी, थीटा 2 के अंदर थीटा 1 माइनस थीटा 2 करा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 करा, अपॉन में log 28 माइनस log 7 करा, और इनटू में क्या करा, log 28 माइनस log 15। अब देखो तुमको क्या करना है, जब भी कोई वैल्यू हो ना तुम्हारी, जब भी कोई वैल्यू, इसको थोड़ा आगे लिख लूँ क्या, कोई भी वैल्यू हो तुम्हारी, उसको घटते क्रम में लिख लो। घटते क्रम में मतलब कैसे, ऐसे लिख ले, ऊपर लिख 28 लिख, log 28, log 15, log 7, लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी, 0.1477। फिर कितना है तुम्हारा, फिर कितना है तुम्हारा, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी, भाई इसको ये भी पलट जाएगा, इसको पलटा तो ये भी पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा। ठीक। इस तरीके से लिख लो। उसके बाद क्या करना है तुम लोगों को, उसके बाद कुछ इस तरीके से देखेगा तुम्हारा, तुमको थीटा 3 निकालना था। हम्म, इसको लिख लेता हूँ एक बार मैं, देखो इसको लिखता हूँ मैं एक बार, इस टेबल को हाँ लिखता हूँ कहीं। ये log 28 यहाँ पर आया, log 28 यहाँ पर आया, फिर क्या है तुम्हारा, log 15 आया, और फिर क्या है तुम्हारा log 7 आया। अब log 28 ये ऐसे इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ लिख ले इसको। इसकी वैल्यू कितनी है, 1.447। इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी, इस तरीके से करोगे तो हर चीज समझ में आ जाएगी। ये वाला ये जो एरो बना रखे हैं ना, इसको भूल जाना, जो ये वाला तरीका बता रहा हूँ ना, उससे करना तो हर चीज हो जाएगी तुम्हारी इससे। अभी मैंने इसी के लिए फॉर्म एरो बना दी थी, इस चीज को समझने के लिए, ये वाली चीज समझोगे तो हर चीज का इंटरपोलेशन हो जाएगा। इसके लिए पता है, log 15 के लिए वैल्यू कितनी हुई, 1.176। और log 7 के लिए वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, 0.845 इसकी वैल्यू हो गई। अगला देखो, अगला क्या आएगा तुम्हारा, इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी, log 28 के सामने कितनी, 1.6। इसी की वैल्यू तो हमको निकालनी थी, और इसके लिए वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, 2.2। ठीक है। अब देखो तुमको क्या करना है, इसको मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ, यूँ करके ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक। इसको ही मैं, इसको ही मान लो, यही मेरा क्वेश्चन है, इसी को मुझे निकालना है, इसकी वैल्यू मान लो थीटा हो गया तुम्हारा। ठीक। यही थीटा है यानी थीटा 3 है। तो देखो निकालने का क्या तरीका है इसका,
सबसे पहले क्या लिखो तुम लोग, सबसे पहले तुम लिखो हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ठीक। अब उसकी ऊपर वाली जो वैल्यू है तुम्हारी, उसके देखो ऊपर वाली वैल्यू को लिख लो, उसकी ऊपर वाली वैल्यू को लिखो। भाई सबसे पहले तुमको ऐसे फॉर्म बना लेनी है, बना ली इसे फॉर्म। फिर ये वाला हम तुमको चीज़ निकालनी है। इसके ऊपर जाओ, जो भी इसके ऊपर होगा उसको यहाँ पर चुपचाप क्या कर लो, लिख लो। क्या दिख रहा है तुमको, 1.6 दिख रहा है। आंसर बढ़िया है एकदम सेम, सब बढ़िया आएगा, ध्यान से सुनो। इसके ऊपर जो भी वैल्यू आ रही 1.6 लिख लिया। फिर क्या करो, प्लस का साइन लगाओ। अब तुमको जैसे एरो में बता रहा हूँ वैसे ही एरो तुमको क्या करने हैं, मारने हैं एरो। ठीक। तुमको इस तरीके से एरो लगाने हैं, ये जैसे मैं लगा रहा हूँ। अगर तुम ऐसे सीखोगे तो फिर तुम नहीं बोलोगे, ऐसे एरो लगाए। ठीक। एक एरो तुम्हारा ऐसे लगेगा और एक एरो तुम्हारा ऐसे लगेगा। ठीक। अब कर दो इसको, थीटा प्लस 1.6 होगा तुम्हारा। इसमें से इसको माइनस कर, कितना, 2.2 माइनस 1.6। फिर लिखो बट्टा, फिर बट्टे में आता है। फिर बट्टे में क्या आएगा तुम्हारा, अब आएगी इसकी बारी, ये माइनस ये बड़ा वाला है, तो यहाँ पर लिखो कितना, लोग 27, लोग 27। कुछ गलती आ रही है इसके अंदर क्या। हम्म, आ, ट्रिक थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। ऐसा करो, मैं, वो आएगा ना जो तुम्हारा, जब मैं वो पढ़ाऊंगा, डबल रीइंफोर्स पढ़ाऊंगा, उसके अंदर इंटरपोलेशन जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं इसको ट्रिक पढ़ा दूंगा। अभी क्या है यार, इसमें और मैंने उसके अंदर थोड़ा करा ना, तो शायद कहीं ना कोई एरो इधर उधर हो रहा है, तो सही से बात बैठ बैठ नहीं पा रही है। अभी के लिए तुम ये जो तरीका समझा है ना, इस तरीके को समझ लो, मैथमेटिकल जो तरीका समझा है ना उसको कर लो। अभी इतने यूज पड़ेगा नहीं। जैसे डब्ल्यू आएगा, उसके अंदर बहुत सारी तुम्हारी टेबल आएंगी, वहां पर पड़ता है इसका यूज। वहां पर मैं तुमको ट्रिक से समझा दूंगा। यहाँ पर इस फॉर्मूले से अभी तुम क्या कर लो, देख लो अभी के लिए। ठीक। अगली क्लास में क्या होगा, या फिर अगली क्लास में समझा दूंगा मैं तुम लोगों को। ठीक है। अभी क्या है, नींद भी ज्यादा हो रही है यार, सर पे दिमाग पे नींद चढ़ रही है मेरी शायद। ठीक है, तो अभी के लिए इस फॉर्मूले को ध्यान रखना तुम, ये जो मैंने तुमको दिया है, मैथमेटिकली आया है निकल के। ठीक है। मैं तुमको इतना ही बता देता हूँ, फिर मैं लेक्चर खत्म कर देता हूँ इसको, मैं भी सोता हूँ फिर। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, अभी देखो शॉर्ट टर्म पढ़ा था, इसी की वैल्यू 5000 √f की थी, वो शॉर्ट टर्म था, ये क्या था, मैं लॉन्ग टर्म था। इसकी डेरिवेशन क्या आएगी, लॉन्ग टर्म मॉडुलस वेलोसिटी को ECL से शो किया जाता है, स्ट्रेस अप्लाइड टू द टोटल स्ट्रेन। स्ट्रेस अप्लाइड कितना होगा तुम्हारा, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस अप्लाइड हो गया। टोटल स्ट्रेन कितना होगा तुम्हारा, एक तो स्ट्रेन इलास्टिक स्ट्रेन के कारण होगा, एक आएगा तुम्हारा अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन के कारण आएगा तुम्हारा। अल्टीम इलास्टिक स्ट्रेन जो तुरंत आ गया, अल्टीमेट जो बहुत समय बाद आएगा, है ना, 100 150 साल बाद आएगा वो वाला। तो देखो, इसका तो पी अपॉन में यही फॉर्मूला था। इसका क्या होगा तुम्हारा, इलास्टिक स्ट्रेन क्या होगा तुम्हारा, DX/L। भाई इलास्टिक जो स्ट्रेन था वो DX था, और नीचे एल करोगे तो स्ट्रेन बन जाएगा DX/L। और ये क्या है तुम्हारा, अल्टीमेट स्ट्रेन, अल्टीमेट स्ट्रेन क्या हो तुम्हारा, वाई मैक्स था तुम्हारा, क्या था तुम्हारा, वाई मैक्स था। याद करो वाई मैक्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, थीटा से अगर DX को गुणा कर दें हम लोग तो क्या मिल जाएगा तुमको, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मिल जाएगा। और नीचे क्या होगा तुम्हारा, एल हो गया, ये हो गया तुम्हारा। अब क्या करो तुम, DX/L, ये वाली जो चीज़ है और ये वाली चीज़ है, इसको क्या ले लो, कॉमन ले लो, बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा मेरा, 1 + थीटा बचा। ठीक। अब देख इसको बाहर कर दो तुम, यहाँ पर क्या बचा, P/में AC का तुम्हारा एरिया ऑफ कॉन्क्रीट है, तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, ये DX/L है, ये 1/थीटा हो गया। याद करो, P/A/में DX/L, यही जो होता था यही तो होता था तुम्हारा मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंक्रीट की वैल्यू, यही होती थी। तो हमारा जो फॉर्मूला आया ECL का, यानी तुम्हारा लॉन्ग मॉडुलस वेलोसिटी होगा, लॉन्ग टर्म मॉडुलस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ECL इक्वल टू EC/1 + थीटा। इसी की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी, 5000 √FC के, और नीचे क्या कर दो, 1 + थीटा कर दो। समझ में आई बात।
तुमसे कोई पूछे, यही चीज लिख रखी है मैंने यहाँ पर भी, है ना? तुमसे कोई पूछे कि बता M25 का तुम्हारा वो है ग्रेड है, उसके लिए लोडिंग हमने तुमने कहाँ पर करी है? M25 का ग्रेड है तुम्हारा, लोडिंग कब करी? 28वें दिन पर करी है। तो 28वें दिन का थीटा लगाना पड़ेगा, कितना होता है 28वें दिन का? 2.2, 1.6, 1.1, तो 1.6 होता है इसका। तो शॉर्ट टर्म के लिए कितना होगा तुम्हारा? शॉर्ट टर्म के लिए क्रीप कंसिडर नहीं होता है, तो कितना का 5000 रूट FC के 25,000 Nm² आएगा। लॉन्ग टर्म के अंदर क्या फॉर्मूला होगा? ECL का फॉर्मूला होगा EC/1 + थीटा, ये हो गया 25,000, और अपन 1 + थीटा कर दो, यानी 1 + 1.6 कर दो, तुम्हारी वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो देखो, मॉडल यंग मॉडल तुम्हारा, जो तुम्हारा मॉडल फ्लास थी शॉर्ट टर्म के लिए इतनी वैल्यू 25,000 आ रही है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू कितनी मिल रही है तुमको? ये मिल रही है तुमको 9,615, यहाँ पर 25,000, यहाँ पर क्या है तुम्हारा 9,615। मतलब दोनों की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती हैं। ठीक है, चलो भाई। जितना भी टाइम का लेक्चर हो मुझे पता नहीं, आइडिया। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलता हूँ तुम लोगों को मैं। अगला अगला जो चीज़ है वो कंटिन्यू करेंगे। चलो, बाय बाय।